81 में वी लॉन्च टिप्स एंड रीजनल लैंग्वेज फोकस किया मराठी, मेजरली मराठी एंड वेस्ट इंडिया, थोड़ी गुजराती बनाएंगे, हमारी जो मदर टंग है सिंधी हम उसकी कुछ करेंगे रिकॉर्डिंग, कुछ भजन्स बनाए हमने, कुछ जोक्स के बनाए। जब उनका लॉन्च हुआ, प्रीमियर था सौदागर, हमें इन्वाइट नहीं किया गया था, बट हमने क्या किया, बहुत बड़ा केक बनाया, तो उसको प्रीमियर पे वो केक भेज दिया था हमने, सौदागर टिप्स के साथ सौदागर, समथिंग लाइक दैट वी रिटन। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम फिल्में बनाएं अपनी, म्यूजिक तो करते ही हैं, तो फिर हमें जो हमने कुछ पिक्चरें ली थी, जैसे हमने मुरानी की एक पिक्चर थी राजा हिंदुस्तानी, वो भी हमारा बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो स्टार्ट की हमने सोल्जर, कच्चे धागे, क्या कहना, कुआरा, अलबेला, जब प्यार किससे होता है, एंड औजार। Nobody was taking that film। माना मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में सब पिक्चर ले गए लोग, क्या कहना लेके नहीं गए, सब बोलते थे मुझे ये पिक्चर दो, कमीशन पे चलाएंगे फिर आपको करेंगे। मैंने बोला किसी नहीं देनी है, आपको लगता नहीं है कि वीक फिल्म है, ठीक है विल सी दिस। अच्छा, जब ये बिजनेस स्लो हो रहा था ना, हमने पीपीएल और आईपीआरएस पे ध्यान दिया कि ये सोसाइटीज के थ्रू हमारा भी बिजनेस होगा, जो भी हमारा कंटेंट यूज करते हैं वहां से एटलीस्ट हमें पैसे हैं, तो हम अपना खर्चा निकाल रहे थे कंपनी का। आतिफ का आना जाना हमारे ऑफिस में, कैबिन में बजा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं गाने को, तो बोला कुमार जी प्लीज गिव मी दिस सॉन्ग फॉर माई फिल्म तेरे बिन। तो ठीक है तू ले ले, अच्छा है, आतिफ मेरा डायरेक्ट फिल्म में लॉन्च हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ, 98 से लेके 2002 तक जो भी हम करते थे ना सब हिट, एंड 2002 के बाद फिर सब डब्बे। तो मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक है ना, यूनिवर्सल है, सबको अच्छा लगता है। म्यूजिक इज अ डेप्थ वाला काम, आपके दिल को छूना चाहिए, दिमाग को नहीं छूना चाहिए। करेक्ट। और हमने एक्चुअली किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया, या हमने म्यूजिक भी किया तो हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। एक अच्छी बात हुई है कि एटलीस्ट हम आर्टिस्ट सब एक साइड हो गए हैं, आर्टिस्ट कंपनीज, तो वो मुझे लगता है इसको भी कोई रोक नहीं सकता है। अगले 5 साल में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5,000 करोड़ प्लस का बिजनेस हो जाए। आप म्यूजिक के बगैर एक पार्टी करके दिखाओ, आप दारू के बगैर, खाने के बगैर कर सकते हो, बट विदाउट म्यूजिक यू कांट डू। नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग रीजनेबल हैं, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ लोग बड़े गड़बड़े, तो हम उनके पास जाते ही नहीं है, वो हम दूर से नमस्ते। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट बिल्कुल अलग है। अभी तक आप लोगों ने कंपोजर्स को देखा है, सिंगर्स को देखा है, लिरिसिस्ट को देखा है, म्यूजिक सुपरवाइजर को देखा है, म्यूजिक इंजीनियर्स को देखा है, लेकिन म्यूजिक लेबल्स जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं इस पूरी म्यूजिक इकोसिस्टम के, उनमें से पहली बार कोई रिप्रेजेंटेशन आज आपको म्यूजिक पॉडकास्ट में दिखेगा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने तकरीबन 1970 के आसपास अपना काम शुरू किया, 70s में, और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा आप जो भी काम सोचते हो, सीडीज, कैसेट्स, एलपीज के दौर से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐप, डिजिटल के दौर तक काम किया है। उन्होंने करोड़ों सीडीज, कैसेट्स या एलपीज बेचे हैं। उन्होंने तकरीबन 40 फिल्में खुद प्रोड्यूस की हैं, तकरीबन 700 फिल्मों का म्यूजिक एक्वायर किया, म्यूजिक ओन करते हैं। उनके तकरीबन 19 यूट्यूब चैनल हैं, जिनमें तकरीबन 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और उन्होंने बहुत सारे काम किए, आर्टिस्ट साइन किए हैं बहुत पहली बार, म्यूजिशियंस को बॉलीवुड के स्केल पे ले जाके उनके साथ काम किया है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ आज है जिनका नाम है कुमार तौरानी, जिन्होंने टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की। उनके फाउंडर हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और टिप्स म्यूजिक इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक लेबल है। तो प्लीज वेलकम कुमार सर, कुमार तौरानी। हाय सर। थैंक यू सर। पहली बार तो आपने हाँ किया करने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है जी, और मैं खुशनसीब हूँ। एक्चुअली पॉडकास्ट भी हमने इसलिए शुरू किया कि मैंने जो भी सीखा है पूरी ज़िंदगी में, वो आप जैसे लोगों के साथ बातें करके सीखा है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे बातें करने का मौका मिल जाता है। बट सबको शायद वो ऑप्शन या एक्सेस नहीं मिलता है जहाँ वो खुल के बातें कर सके। तो हम जो आज बात करेंगे उससे काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी ज़रूर। शुरुआत में हम पॉडकास्ट में जनरली हर आर्टिस्ट से ना उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसमें से आधी चीज़ें सच होती हैं, कुछ चीज़ें झूठ होती हैं, कुछ चीज़ें बनाई हुई होती हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, जिस जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो सीखते हैं कुछ, और उनकी लाइफ चेंज होती है। कुछ ऐसी सीख है जो उनके साथ हमेशा रह जाती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि यार ये सीख से मैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनके कारण वो बनते हैं वो जो होते हैं। तो हम आपसे आपके बारे में जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे तो फॉर्चुनेटली इतनी डिटेल नहीं है, तो अच्छा है, तो डिटेल थोड़ी कम है। तो आज हम जो भी सुनेंगे वो शायद बहुत सारी चीज़ें लोग पहली बार सुनेंगे, उनको कोई नई चीज़ पता चलेगी। तो आपसे हम सुनना चाहेंगे कि जब से आपने शुरुआत किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तब से आपकी ये जर्नी कैसी है और क्या क्या वो मोड है?
पहले तो मैं ये बता दूं कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो पॉडकास्ट। एंड मैं आपको भी बहुत दिनों से जानता हूँ, मेरे ख्याल से 10-12 साल से ज़्यादा हो गया होगा मैं आपको जानता हूँ। एंड मुझे लगता है इंडस्ट्री में जितना समझदार जो भी मैनेजमेंट कंपनीज हैं उसमें यू आर द बेस्ट इन दैट। आप दोनों साइड को बैलेंस करते हो और कोशिश करते हो कि काम हो। आज भी मैं देखता हूँ कि आपकी जो दूसरी टीम है जो आज हैंड्स ऑन है वो भी काम करने में बिलीव करते हैं, बट और कई मैनेजमेंट एजेंसीज हैं जो काम करने के दुश्मन है। वो चाहते हैं कि हमारा आर्टिस्ट घर पे बैठा रहे, भले एक्टर्स हो या क्या हो, बट आपका ऐसे नहीं है। आप आर्टिस्ट के लिए भी पैसे कमाते हो, म्यूजिक कंपनियों को भी हमेशा हैप्पी रखते हो। अगर कहीं कुछ नुकसान भी हो गया तो यू फाइंड अ वे टू एडजस्ट दैट एज वेल। तो रियली यू आर अ नाइस मैन, कीप इट अप। जो अच्छा काम आप कर रहे हो करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर दिस न्यू वेंचर। थैंक यू सर। तो अभी मैं अपनी बात करता हूँ। सी एक्चुअली आई स्टार्टेड इन एज यू सेड कि अराउंड 73-74 में हम दो भाई हैं, रमेश टोरानी एंड मी, कुमार टोरानी, और हम अंकल के साथ पार्टनर्स थे अपने म्यूज़िक बिजनेस में। तो पहले रिकॉर्ड से शुरू किया था हमने, जो उस ज़माने में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज सारेगामा है। उस ज़माने में पॉलीडोर हुआ करती थी जो आज यूनिवर्सल है, उनके हम डीलर्स थे। स्लोली शुरू किया था। पहले दिन जिस दिन मैंने सोचा कि ये हम काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, हमारे अंकल भी हमारे साथ पार्टनर थे। तो हम पहले एक एलपी लेकर आए थे, बहुत खुश हो रहे थे कि हम कुछ नया काम करने वाले हैं। बट स्लोली हम वेस्टर्न इंडिया में सबसे नंबर 1 डीलर हो गए। वी रियली बिग टाइम होलसेल की। इनिशियली तो हमें एजेंसी मिलने में भी बड़ी तकलीफें होती थी, हमारे कंपटीशन वाले वो सब लेने नहीं देते थे जाके। पर हमने इम्प्रेस किया लोगों को, जो भी उस टाइम के जो मैनेजर्स थे, इतना जो काम करके दिखाया उन्होंने हमको। मतलब इनिशियल भी चैलेंज देते थे। जैसे मैं एक पॉलीडोर में जब गया मैंने एजेंसी लेने, आपको पता होगा विजय लेजरस तभी वहाँ के एमडी थे। तो उसने मुझे कहा कि उस टाइम पे शालीमार एक पिक्चर का रिकॉर्ड रिलीज हुआ था 2 दिन पहले, तो उसको कुछ टारगेट्स थे। तो उसने बोला कि ये तू 100 रिकॉर्ड लिख के जा और फिर मैं बाकी बात बाद में करूँगा, बाकी एजेंसी बाद में दूंगा आपको, पहले ये 100 रिकॉर्ड बेच के आ। तो मैं 100 लेके आया, तो 100 मैंने बेच दिए। तो फिर मैं दूसरे दिन वापस चला गया, मैंने 100 और दे। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि फिर उसने बहुत बिजनेस किया हमने उसके साथ। सिमिलर थिंग हैपन इन सारेगाम ग्रामोफोन कंपनी उस टाइम पे जो HMV थी। चलो बहुत अच्छा करते गए। फिर हमने ये सोचा, अंकल और हम साथ में ही थे, कि हमें अपना लेबल भी होना चाहिए, हम अपनी क्यों ना म्यूज़िक बनाएं। तो 81 में वी लॉन्च टिप्स। कंपनी का नाम तभी आरके इलेक्ट्रॉनिक्स था, बट लोगो बनाया टिप्स, ब्रांड टिप्स बनाई। एंड रीजनल लैंग्वेज फोकस किया, मराठी, मेजरली मराठी एंड वेस्ट इंडिया, थोड़ी गुजराती बनाएंगे। हमारी जो मदर टंग है सिंधी, हम उसकी कुछ करेंगे रिकॉर्डिंग्स। तो हमने वो सब किए, कुछ भजन्स बनाए हमने, कुछ जोक्स के बनाए। बट फोकस वॉज कि यहीं बेचेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ऑल इंडिया नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर एक टाइम आया 85 में, हम अंकल से अलग हुए। फिर हम 2 भाई थे। तो अभी हम क्या करें, पहले तो हम होलसेल भी करते थे, लेबल भी चलाते थे। फिर हमने सोचा कि अभी ये बाकियों का जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट्स नहीं है। सब कंपनियों के डिसीजन चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो रहे थे। दे यूज्ड टू से यार 25 पैसे लो कैसेट पे, वो काम करो। 25 पैसे में क्या काम करेंगे, कितने कैसेट बेचोगे आप, करोगे। देन वी थॉट कि हम अपना लेबल ही बढ़ाते हैं। तो हमने अपने लेबल को पुश किया। फिर लेबल में भी इतनी कंपटीशन आ गई कि सब लोग मराठी बनाने लगे। जिसकी भी थोड़ी बहुत सेल करता था, अगर कोई आदमी मेरे से 5000 कैसेट बेच रहा है तो उसको लगता है मैं क्यों ना खुद ही बना दूं, तो खुद बनाने लग गया। फिर हमने सोचा अभी हमारी ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ यही है कि वी शुड डू फिल्म्स म्यूज़िक, और वो बड़ा म्यूज़िक है। फिर हमने पहले हिंदी बनाए, ऑल इंडिया लेवल पे हमने टाइटल्स बनाए फिल्म के बगैर, नॉन फिल्म म्यूज़िक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट की पूरी। पहले डिस्ट्रीब्यूशन तो सेट होनी चाहिए ना, अगर फिल्म ले आऊँगा तो वो तो प्रोड्यूसर चिल्लाएगा कि आप माल ही नहीं है, यहाँ पर कैसे नहीं है, मेरी पिक्चर लगने वाली है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने के बाद हम पहले 4 पिक्चर ले आए डर के। गुनाहों का देवता, चोर पे मोर, बंगलो नंबर 666, कहाँ है कानून, ये 4 पिक्चर हम ले आए। टोटल कमिटमेंट थी शायद 7-8 लाख रुपए। बट नींद नहीं आई 5-7 दिन कि यार ये 7-8 लाख रुपए हम खर्चा, वैसे तो हम क्या 50,000 लाख रुपए का हम टाइटल रिकॉर्ड करते थे। बट चलो ठीक है। ये 4 पिक्चरें फ्लॉप हो गई, 4 नहीं चली, म्यूजिक नहीं चली, पिक्चरें भी नहीं चली, डब्बे हो गए। फिर लेकिन हम अभी गुस्से हैं तो गुस्से हैं, फिर पूरे ही लगे हुए थे। फिर हम चले गए, सोच रहे थे क्या लें। फिर हमें 2-3 पिक्चरें और ली। ये अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी इंद्रजीत, रोज मूवीज बना रहे थे।
वो पिक्चर ली, एक 2-3 पिक्चरें और ली। एक वो तेजाब वाला जो प्रोड्यूसर है एन चंद्रा, उन्होंने एक पिक्चर बना रहे थे नरसिम्हा, वो ले ली हमने, जाओ तुम चाहे जहाँ। हाँ, याद मुझे। फिर हमें राष्ट्रीय से एक ऑफर आया, तो एक हमारा नाम स्प्रेड हो गया कि वी आर मेहनती लड़के हैं, ये मेहनत कर रहे हैं एंड दे हैव गट्स टू डू समथिंग, ये कुछ करेंगे, ऐसा एक ब्रांड बन गया था। तो हमें राष्ट्रीय ने अप्रोच किया कि आप हमारा मैंने प्यार किया का म्यूजिक ले लो, तो वी आर वेरी कीन। तो उन्होंने कहा कि हमको पैसे मत दो आप, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डील, आप पैसे मत दो। क्या कॉन्फिडेंस था उनका, आप हमारे से रॉयल्टी डील करो, जितने भी कैसेट आप बेचोगे, जो भी हमारा माल बेचोगे, शेयर अ प्रॉफिट विथ अस। बट हमारे पास तभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम 2 भाई थे और 2-3 हमारे मैनेजर थे, 2-3 पियून थे बेसिकली, और कुछ माना ज़्यादा था ही नहीं, ना स्टाफ था ऑल इंडिया कहीं नहीं था, खाली होलसेलर्स में जैसे छोटी सेटिंग होती है। छोटे थे। तो हमने बोला यार आप हमसे आपकी जो प्राइस है उससे 2-3 लाख ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको आउटराइट बेच दो, फिर हम आपको हिसाब देंगे। और एक और बात भी थी, आप कितने भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, अगर हिसाब आपने कितना भी परफेक्ट दे दिया, फिर भी आप एक मन में शक जरूर होता है कि यार ये पता नहीं इसने क्या किया। अगर 50 लाख टेप भी बेच दिए तो भी वो सोचेगा कि शायद 55 बेचा होगा, तो वो तो हम चाहते ही नहीं थे कि ये इशू मन में आए ही नहीं, तो पैसे दे दो, मैटर खत्म करो। पर वो बहुत एडमेंट थे, तो हमने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे आपका। तो फिर उन्होंने दूसरी कंपनी को दिया कंटेंट। बट हम एक अनाउंसमेंट आई कि सलमान खान की जीपीसीपी ने एक पिक्चर अनाउंस की विद सलमान खान, मैंने प्यार किया रिलीज के बाद। उनको 8-9 महीने, ये तो सलमान ने भी एडमिट किया कि क्या हुआ, 8 महीने तक उनके पास कोई प्रोड्यूसर गया ही नहीं कि मुझे साथ पिक्चर कर। तो उनको जीपीसीपी सलीम साहब ने जीपीसीपी को फ़ोन किया कि यार सलमान की इतनी बड़ी हिट हुई है मैंने प्यार किया, कोई आ नहीं रहा है, तो आप क्यों ना एक पिक्चर अनाउंस करो, मैं आपको स्टोरी भी देता हूँ, अगर आपको पिक्चर बनानी तो बना दो, नहीं तो एटलीस्ट अनाउंस करो कि यू आर मेकिंग अ फिल्म विद सलमान खान, तो कुछ एक्टिविटी तो हो, लोगों को पता चले क्या है। उस जमाने में सब एक्शन के पीछे पड़े हुए थे। अब सलमान की इतनी रोमांटिक पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है, तो किसी के पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, तो करें क्या। तो सलीम साहब ने एक स्टोरी भेज दी उनको। तो जब उन्होंने अनाउंस किया, एक छोटा सा आर्टिकल आया, फिल्म इन्फॉर्मेशन, बहुत ट्रेड गाइड, ये सब जो होते थे पेपर्स, तो हमें पता चला कि ये म्यूज़िक पिक्चर बन रही है। तो हम पहुंच गए उनके पास जीपीसीपी का, हमने बोला हमें आपका म्यूज़िक चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ लो, इतने पैसे चाहिए मुझे। बोला डन, लेकिन एक शर्त है, म्यूज़िक आप हमारे चॉइस का लो, कौन कंपोजर का। हाँ, बोला वो डन, चल पैसे दे। तो उसको जो भी साइनिंग था हमने साइनिंग दे दिया फटाफट। ही वॉज वेरी हैप्पी। बताओ क्या क्या चाहिए। हमने बोला सेम मैंने प्यार किया टीम आप रिपीट करो, लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, राम लक्ष्मण, एंड जो राइटर्स थे वो सब राइटर्स आप लो। उन्होंने बोला डन, सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड उन्होंने वाकई वो डिलीवर किया। रवीना टंडन एंड सलमान आए थे उस पिक्चर में, और पिक्चर बन गई जो नहीं बनने वाली थी। तो हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, जो बिगनिंग में वो जो दौर था, हमने कई पिक्चरें चालू करवाई हैं ऐसे। हम पहुंच जाते थे किसी, अरे यार पिक्चर बनाओ ना, क्यों पिक्चर नहीं बना रहे, हम म्यूजिक के बाहर हैं आपके। अच्छा तू बाय करेगा, क्योंकि उस जमाने में जो बाकी कंपनीज थी वो रॉयल्टी पे लेते थे पिक्चर। तो अभी रॉयल्टी पे, तो उनको बाद में रॉयल्टी के पीछे भी बहुत उनको परेशान करना पड़ता था, अकाउंट लेना, ये करना वो करना। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कौन सी फिल्म थी ये जो शुरू कर? पत्थर के फूल। अच्छा, जो रवीना की लॉन्च फिल्म थी, सलमान की कभी तो चलिया लगता है कभी। हाँ, और उसमें एक और गाना था, तुमसे जो देखते ही, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड। हाँ, सुपर हिट, आज भी पैसे देती है वो। तो हमारा वो पहली फिल्म यू कैन से जो हमारी सक्सेस, हमने उस जमाने में 2 मिलियन टेप्स बेचे थे, 20 लाख टेप बेचे। हाँ, और उसके बाद तो फिर टचवुड ऐसे पत्थर के फूल, फूलों कांटे, दिल का क्या कसूर, बहुत अनारी, रंग, खलनायक, बहुत सारे आए। तब तक कैसेट्स आ गई थी। हाँ, बहुत रिकॉर्ड्स, मतलब एलपीज। हाँ, नहीं एलपी तो खत्म हो गए थे। हाँ, एलपी तो 84-85 तक खत्म हो गए थे। हम तो कैसेट से ही शुरू किए, हमने एलपी बनाया ही नहीं। एक आधा कुछ हमने खाली अपने शौक के लिए बनाए होंगे, तो बाकी हमने एलपी बनाया नहीं। और उस टाइम जब आप लेबल चलाते थे, तो आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री होना ज़रूरी होता था कि कैसेट कौन बनाएगा, और मेरे ख्याल से डीलर नेटवर्क होता था आप लोगों का, कि तो डिस्ट्रीब्यूट आप लोग खुद करते थे या डिस्ट्रीब्यूटर कोई होता था? हाँ, पहले तो मैं जब देखा कि जो भी अदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनको ही अप्रोच किया। बट मैंने देखा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फेयर नहीं है, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, आई थिंक टी सीरीज वॉज द बेस्ट नेटवर्क दैट टाइम।
तो उनका ये था कि उनकी एक्सक्लूसिविटी थी डीलर्स के पास। तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ एक्सक्लूसिव करूं, बट उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए था कि मैं उतना बड़ा हूं, ग्रो करूं, तभी मेरे एक्सक्लूसिव बनेंगे। तो फिर हमने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि हमें कंटेंट एक्वायर करना है। हमारा फर्स्ट है कि हम जो भी पिक्चर मिलती है ना, जो भी अच्छा प्रोड्यूसर है लो। एंड एक बड़ा था कि हमें सुभाष घई को तोड़ना है। कि सुभाष घई वॉज अ बिग नेम, 2 बड़े मेकर थे, यश चोपड़ा एंड सुभाष घई। तो हमने बोला पहले सुभाष घई के पीछे जाते हैं। तो हमने उनके पास हम पहुंच गए कि सौदागर फिल्म आपकी आ रही है, आप हमें म्यूजिक राइट्स दे दो। तो उसने बोला यू आर वेरी न्यू, आप लोग बहुत नए हो, आप थोड़ा वेट करो, मैं आपका काम करूँगा। आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप अभी और थोड़े बड़े हो। फिर जब उनका लॉन्च हुआ, प्रीमियर था सौदागर, हमें इनवाइट नहीं किया गया था, बट हमने क्या किया, बहुत बड़ा केक बनाया, बहुत बड़ा केक 25-30 किलो का था। तो उसको प्रीमियर पे वो केक भेज दिया था हमने। मारुति वैन आती थी, लाइक अ ब्रेड नहीं, उसमें भर के भेजा था, सौदागर सौदागर टिप्स के साथ सौदागर, समथिंग लाइक दैट वी रिटन। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं यार, आप मेरी रिस्पेक्ट तो किया आपने एटलीस्ट। फिर एक पिक्चर आई उनकी, प्रेम अगन। नहीं, प्रेम अगन में नहीं, प्रेम अगन सॉरी सचिन ने डायरेक्ट की थी। नहीं नहीं, वो था शायद विवेक जन्म, मुशरन एंड मनीषा कराड़ा, शायद वो सेटअप था। तो वो हम गए, चल ये तो देते, छोटी पिक्चर है, पर नहीं, काम तो बड़ा ही करूँगा, वेट करो, ये नहीं दूंगा। वो भी नहीं दी। फिर आई खलनायक, हम चले गए वापस, ये तो दे दो। बोला हाँ ये आपको दूंगा, डन। तो उन्होंने बहुत पैसे मांगे कि इतने पैसे मुझे चाहिए, दोगे? मैंने बहुत ज़्यादा, इतने पैसे नहीं होते हैं सुभाष जी, मान जाओ, इतने लूँगा ही लूँगा। दोगे? बोला ठीक है चलो बात तो करो। बोला ठीक है वेट करो। तो ही वेंट बैक टू दिस, जो उनकी कंपनी थी, तो उनसे पूछा, तो उन कंपनी का तो रॉयल्टी सिस्टम था। तो उन्होंने बोला हम आपको रॉयल्टी देंगे। बोला नहीं, मुझे इस टाइम आउटसाइड बेचना है, तुमको इंटरेस्ट है तो बोलो। तो उन्होंने जो हमसे वो मांग रहे थे, जो उनकी, उससे उन्होंने 60% ऑफर दिया। तो उसमें बोला नहीं, ये जो मैं मांग रहा हूँ उतना दोगे क्या? उन्होंने उतना हम नहीं दे सकते। ओके, उन्होंने हमको दे दी। और हमने इसको बहुत समझाया कि कुछ तो कम कर, 1 रुपया कम नहीं किया, पूरे पैसे लिए। वो उस पिक्चर ने हमें रियली हेल्प की। हम सीधा न्यूज़ में आ गए कि दे आर नाउ नंबर 1 कंपनी टिप्सी है। इट वॉज इन 93। वाह। तो आप लोगों में मेरे ख्याल से शुरुआत के 10 साल के अंदर ही 4 साल में, 3 साल में, 88 में हमने फिल्में चालू की। फिल्में आपने 88 में चालू की। 88 में चालू की। तो 93 के बाद फिर क्या हुआ सर? 93 में फिर जो भी बड़ी पिक्चर आती थी हमें ऑफर होती थी और हम लेते थे। हमने सब बड़ी पिक्चर की और म्यूजिक रियली सीधा ऐसे किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम फिल्में बनाएं अपनी, म्यूजिक तो करते ही हैं। तो फिर हमें जो हमने कुछ पिक्चरें ली थी, जैसे हमने मुरानी की एक पिक्चर थी राजा हिंदुस्तानी, वो भी हमारा बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तो हमने 25 लाख में उनका म्यूजिक खरीदा था हमने। तो उसने बोला कि क्यों ना आप पार्टनर हो जाओ पिक्चर में। ऐसे हमारी बहुत दिल थी, हम बात करते रहते थे कैसे होता है बिजनेस, क्या होता है। तो जैसे क्यों आ जाओ ना पार्टनरशिप में, करते हैं। तो बोला ठीक है चल बता कितने में पिक्चर बनाएगा। बोला 4.25 करोड़ की पिक्चर है, 25 मुझे आ गए म्यूजिक के, आपने दिए, बाकी आप 4 करोड़ पे आप दे दो एंड 50-50 पार्टनरशिप करते हैं। हमने ठीक है डन, 4 करोड़ हम आपको देंगे। तो हमने उसको 4 करोड़ दिए। फिर उसके साथ एक कंडीशन भी थी, धर्मेंद्र दर्शन जो डायरेक्टर थे उस पिक्चर के, कि म्यूजिक हम भी इन्वॉल्व रहेंगे म्यूजिक में। हम कोशिश करते थे कि म्यूजिक में इन्वॉल्व रहें। तो उसमें ठीक है कोई इशू नहीं है। तो हम उनको नदीम श्रवण के पास ले गए। तो हम क्या करते थे उस ज़माने में, जितने भी हमारे कंपोजर्स थे, सबसे अच्छी दोस्ती थी। उनके पास कुछ कुछ गाने अलग कर लेते थे कि ये गाने यार तू मेरे लिए रख ले, मैं ये यूज़ करूँगा गाने। और हमें लगा कि ये पिक्चर के लिए नदीम श्रवण इज परफेक्ट चॉइस। तो हम जैसे ले गए उसको और हमने बोला कि ये 4 गाने जो मेरे रखे हुए हैं ना नदीम भाई, वो आप इनको सुना दो। सुना दी, चारों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। परदेसी परदेसी, पूछो ज़रा पूछो, आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, और एक गाना है। 4 गाने, चारों सारे आइकॉनिक सॉन्ग है सब। तो ये हो गया। फिर हमने खैर फिल्म में हमने पार्टनरशिप की। तो 4 करोड़ में हमारी 60-70% पिक्चर बनी, फिर रुक गई, ओवर बजट हो गई पिक्चर की, पैसे और चाहिए। तो रिवाइज हुआ, बजट दे दिया हमने, कुछ हमने अरेंज किया। बट टचवुड वो पिक्चर बहुत अच्छी रही, वन ऑफ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। आज भी मेरे ख्याल से इंडिया की जो बिगेस्ट मनी अर्नर पिक्चर करेंगे तो शायद वो भी एक पिक्चर आएगी उसमें। अगर वो रेशो करेंगे उस ज़माने के हिसाब से, आज का पैसा अगर काउंट करेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स। प्लस आज तक भी वो स्ट्रॉन्ग है नेगेटिव।
Correct. आज तक भी वो हर 5-7 साल में 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे जाती है पिक्चर। वो टीवी पे चलती है, ओटीटी पे चलती है। जिस पिक्चर की म्यूजिक अच्छी होती है ना तासिम जी, उसकी लाइफ बहुत बढ़ती है, उसकी टीवी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लोग घड़ी घड़ी देखते हैं पिक्चर वो। और पहले मेरे ख्याल से ये कल्चर था जो अब वापस भी जैसे एनिमल में देखा हम लोगों ने कि म्यूजिक पहले चलता था, कभी कभी म्यूजिक फिल्म को चला देता था, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि फिल्म इतनी अच्छी चलने लग गई कि उसके बाद म्यूजिक और पिकअप होना शुरू हो गया। रिसेंटली मैंने एक पिक्चर बनाई थी 13 में, रमायावस्था भैया। जब जी वाले को मैंने सैटेलाइट राइट्स बेचा तो उसने बोला यार नया एक्टर है, क्यों इतने पैसे नहीं होंगे, मुझे कम पैसे दिए, ठीक है ले। माना वो पिक्चर उसकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हिट हो गई। माना ऐसी है कि आज भी वो हर हफ्ते किसी न किसी चैनल के जी नेटवर्क पे चलती है। जब 2020 में उसके राइट्स खत्म हुए, मैंने उसको बोला तूने पहले तो ले लिया, अब मुझे तू कम से कम 3 टाइम्स प्राइस दे, तूने इतना पैसा कमाया, और शराफत से दे, प्लीज दे। प्यार से समझाया उसको, बोला नहीं इतना पैसा होगा ही नहीं दूंगा, इतना होता ही नहीं है रिपीट वाली फिल्म का। तो बोला ठीक है मत दे, क्या करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। हमने 2 साल वो पिक्चर बेची नहीं, रख दी। और एक क्या हुआ, जैसे 20 में उनके राइट्स खत्म हुए तो कोविड आ गया, 19 में राइट्स खत्म हुए, कोविड आ गया, तो वैसे ही वो सब ठंडे पड़े थे कि एडवर्टाइजिंग थी नहीं चैनल्स पे। फिर लास्ट ईयर मैंने उसको बोला देखो मेरे पास अभी दूसरी इंक्वायरी है दूसरे चैनल से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे हमारा रिलेशन है, आप लो प्लीज, आप लो। तो फिर वो ले गया, देखे क्या प्राइस। बट ही नोज, इवन माना वो ऑल टाइम जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है ना, जो टॉप 5 फिल्म है ना उसमें रमायावस्था भैया, और अगर टॉप 10 गिनने जाएंगे तो हमारे अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं। इनफैक्ट जो गाना है जीने लगा हूँ, वो भी उसी फिल्म का गाना है, करेक्ट। और वो गाना भी आपका वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग सॉन्ग है, अभी भी चलता है, करेक्ट। तो आपने फिल्में फिल्में आपने पार्टनरशिप में की, फिर आपने फिल्में बनाना कब शुरू किया? तो हमने 4-5 फिल्में पार्टनरशिप में की। एक ये की, फिर हमने एक साजिद निराज वाला के साथ जीत बनाई, फिर एक बबलू पचीसियां हकीकत, सनी देओल वाली यारा, फिर एक बबलू पचीसियां उनके साथ हकीकत बनाई, अजय देवगन तब्बू। एंड फिर एक हम खुद भी चाहते थे कि प्रोडक्शन करें, तो हमने डेविड धवन को साइन किया था। कूली का रीमेक जो था साउथ की राइट्स लिए थे। फिर वासु भागनानी जो थे उस जमाने में हमें प्लास्टिक पूरी वो सप्लाई करते थे। ही वाज जो कैसेट में जो लगते हैं आईसी कवर और अंदर कैसेट का जो था प्लास्टिक, ही यूज्ड टू गिव मी एंटायर, मतलब ही वाज माय एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ दैट प्लास्टिक। तो उसकी भी बड़ी दिल थी कि फिल्म बनानी है। तो हमने बोला हमारे साथ पार्टनरशिप कर, हम बिजनेस करते हैं, क्रिएटिव हैं, बिजनेस हम संभालते हैं, यू हैंडल प्रोडक्शन। तो उन्होंने प्रोडक्शन संभाली, हमने ऐसे मिलजुल के काम किया, वो पिक्चर बनाई। एंड ये 4 बनाई, एक और बेकाबू बनाई। 4 पिक्चरें सक्सेस हुई, बेकाबू थोड़ी ठीक रही। उसके बाद हमें मजा आ गया कि नहीं यार ये यहाँ पर दम है, अपना ही कंटेंट बनाओ। पूरी तो मतलब हाँ सुपर डुपर हिट। या फिर हमने उनको, जब हमारी पिक्चर रिलीज हो गई, वासु से बहुत अच्छा रिलेशन था, देन वासु सेठ कि मैं अपनी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। और ठीक है नो प्रॉब्लम, तो अपनी बना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने फिर अपना लेबल चालू किया पूजा फिल्म्स, उसमें भी पूजा फिल्म्स था, हम पार्टनरशिप, अगर आप आज भी देखोगे टिप्स फिल्म्स। फिर हमने उनको नेगेटिव बेच दिया, उन्होंने बोला मुझे दे दो, आपके पास तो इतना माल है, मेरे पास तो कुछ तो हुए कि तो ठीक है तू ले ले, तू दोस्त है। फिर हमने सोचा कि अभी हम यार 12 पिक्चरें बनाते हैं एक साथ। तो हमने 12 में हमने जो स्टार्ट की, हमने सोल्जर, कच्चे धागे, क्या कहना, कुंवारा, अलबेला, और एक थी कुंवारा, अलबेला, कच्चे धागे, सोल्जर, जब प्यार किससे होता है, एंड औजार। ये 7 पिक्चर हमने लॉन्च की। और 5 और एक्टर बचे थे, शाहरुख खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर। इन 5 को भी साइन किया था कि आपके साथ भी पिक्चर बनाना चाहते हैं। हमारा थिंकिंग ये था कि जितने भी टॉप हीरो हैं सबके साथ पिक्चर बनाए, और हर पिक्चर में अलग अलग म्यूजिक कंपोजर हो। सबसे दोस्ती थी, आदेश श्रीवास्तव को भी लिया, आनंद मिलन, नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, सबको, जितने भी कंपोजर उस टाइम पे वर्क करते थे, सबके साथ हमने कोई ना कोई पिक्चर का लिंक बनाया। नुसरत साहब के साथ एक कच्चे धागे पिक्चर उनको लिया था, और ये हमने सेट किए, और 7 पिक्चर हमने फ्लोर पे डाली। फिर छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया था हमारे लाइफ में 98 में, तो वो उसके बाद रुक गया थोड़ा काम, एक 6 महीने की तकलीफ थी, बट वो 6 महीने के बाद वापस वी बाउंस बैक, एंड वो 7 पिक्चरें कंप्लीट करी, 7 पिक्चर लगाई, वो 5 नहीं बनी, फिर एक नया स्लेट बना।
बट वो जो पिक्चरों का आप नाम ले रहे हो, क्योंकि मैं तो उसी टाइम पला बड़ा, आई वाज अ किड एट दैट टाइम। कच्चे धागे, सोल्जर, जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान, पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, कच्चे धागे के गाने तो मतलब आइकॉनिक गाने हैं ही। यस सोल्जर का भी मूवी मेरे ख्याल से अभी भी बार बार आती रहती है। यस 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 दैट मूवी और वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ सोल्जर के बॉबी देओल एट दैट टाइम एंड प्रीति जिंटा। बॉबी देओल की मेरे को लगता है कि लाइफ की सबसे बड़ी मूवी सोल्जर है। और इनफैक्ट जो क्या कहना आप बोल रहे हो, वो मूवी वाज टू अहेड ऑफ हिज टाइम। यस क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है यस सिंगल पेरेंट वाला, जो नोबडी वाज टेकिंग दैट फिल्म, मतलब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में सब पिक्चर ले गए लोग, क्या कहना लेके नहीं गए, सब बोलते थे मुझे ये पिक्चर दो, कमीशन पे चलाएंगे फिर आपको करेंगे। मैंने बोला किसी नहीं देनी है, आपको लगता है ना ये कि वीक फिल्म है, ठीक है, विल सी दिस एंड वी ओपन ऑल इंडिया ऑन द कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड आवर ओन ऑफिसेस कि हम डिस्ट्रीब्यूशन अपना करेंगे, इस पिक्चर से करेंगे। आपको बताते हैं कि ये वीक बताते हो ना आप, टचवुड बहुत अच्छी चली वो पिक्चर। करेक्ट। मतलब मैं आपका जब सुनता हूँ ना, जो अभी हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत डिफिकल्ट है समझना। जैसे आपने बोला कि आप और आपके ब्रदर थे और वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क टेकिंग थे, आप थोड़े से कंजर्वेटिव होंगे उस टाइम पे, तो उन्होंने आपको बिना बताए वो रिस्क लिया, हाँ। ठीक है ना। दूसरी बात, आपने वाशु जी की बात की कि यार उन्होंने बोला कि यार हमको राइट्स दे दो, तो आपने बोला कि यार हम उनको भी, दे ऑल्सो नीड टू सर्वाइव, वी ऑल्सो नीड टू सर्वाइव। तो आजकल ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन लैंडस्केप थोड़ा ज़्यादा है। कि मैं अपने पेरेंट्स या बाकी लोगों से जब बात करता हूँ तो बोलते हैं यार सबको चलना चाहिए, कभी भी मतलब अकेले मोनोपोली या अकेले खाने की, तो ये थोड़ा सा कम दिखता है, ये थोड़ा ज़्यादा दिखता है। दूसरी बात, क्या कहना की बात कर रहे हो आप कि ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपके आइडिया में कोई विश्वास नहीं करता है, बट देन ऑल्सो यू टेक दैट रिस्क एंड समटाइम इट पेज ऑफ। क्या कहना की भी एक स्टोरी है, उसमें एक एक्टर थे जो वो अरशद वारसी जो लॉन्च हुए थे AVCL की पिक्चर में, वो एक एक्टर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको हमने साइन किया था। तो वो सब कुछ फिक्स था कि कल आएगा शूटिंग में, कल शूटिंग हो रही है। तो 11 बजे तक वो पहुंचा नहीं, फ़ोन कर रहे हैं, भाई किधर है, मैं आ रहा हूँ। 1 बजे फ़ोन किया, किधर है, आ रहा हूँ। 3 बजे फ़ोन किया, किधर है, आ रहा हूँ। तो हमको लगा कि ये तो गुल हो गया, पता नहीं इसको किसी ने भड़का दिया कि ये थे बेकार पिक्चर। तो हम शाम को पता माना एक इनडायरेक्टली मैसेज आ गया कि इसको करनी नहीं है पिक्चर, अभी हमारी शूटिंग पूरी तैयारी है। वी वेंट टू सैफ अली खान हाउस कि भाई हम ये पिक्चर है, सुन ले। तो उन्होंने सुनी, उनको अच्छी लगी, बोला हाँ मैं करता हूँ। बोला कि अभी तो कल शूटिंग है, कल से आना है तुझे शूटिंग। बोला ओके नो प्रॉब्लम। एंड उससे हमने कच्चे धागे की थी पहले, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो हम तो बोला कपड़े भी तू अपने दिखा मुझे क्या है। भाई गया था, रमेश गए थे उनका, रमेश जी, तो कपड़े भी देखे, कपड़े से लेके डायरेक्टर एंड ऑल दैट कि ये कपड़े कल लेके प्लीज आ जा तू, शूटिंग करते हैं। एंड शूटिंग की तो टचवुड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, उसको माना बहुत तारीफ मिली सैफ को। हमारी दोनों पिक्चरें जो थी सैफ की, कच्चे धागे, या ये 2 पिक्चर हमने सुपर हिट दी उनको। एक्चुअली जिसकी किस्मत में जो होता है ना, वो डेस्टिनी जो बोलता है, वो होता ही है। तो अब आपने फिल्में बनाने शुरू की 98 के बाद, आपने ये 7 फिल्में रिलीज की। उसके आगे मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एक्चुअली कहानी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा फिल्म बिजनेस को किया, लेकिन उसको बोला कि हमारी फिल्म में म्यूजिक में बहुत चल गई, हम म्यूजिक में बहुत अच्छा स्कोर, ये 7 पिक्चरें प्लस जो हमारा जो पहले के जो हमारे पास जो हमने जो माल लिया हुआ था, खलनायक, अनारी, रंग, ये वो सब माल चल रहा था हमारा। अनाड़ी अगेन सुपर हिट बना, क्या गाना, फूलों सा चेहरा तेरा। हाँ। तो हमारी माना जो भी म्यूजिक थी ना, सब चल रही थी। तो फिर हमने सोचा कि यार अभी फिल्म को थोड़ा बाद में बनाते हैं, 2-3 साल म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर में बहुत बड़ी मन, ताल, गुप्त, रंगीला तो किसी और के लेवल से हमारे पास आई। तो परदेश, बहुत सारे माना बैक टू बैक हमारे, हाँ म्यूजिकली, तो बहुत सारी हमारी पिक्चरें बैक टू बैक हिट पे हिट। फिर हमने 2000 ईयर पे हमने IPO किया। और हमने IPO, पहला IPO था म्यूजिक लेबल का इंडिया का? नहीं, सारेगामा वाज लिस्टेड कंपनी पहले से ही। करेक्ट, सारेगामा वाज लिस्टेड कंपनी, हम सेकंड थे। नहीं, बट उस टाइम पे हम, बालाजी, मुक्ता, वो फिल्म प्रोडक्शन हो गया, हम म्यूजिक और फिल्म दोनों एक ही कंपनी थी हमारी। नहीं, तब अलग अलग कंपनी थी, सॉरी। हाँ, म्यूजिक कंपनी में हम अलग हमने किया पहला IPO। अब आफ्टर सारेगामा तो थी लिस्टेड ऑलरेडी। 100 करोड़ उसका IPO था, टचवुड सब्सक्राइब हुआ। एंड बट क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर IPO लक थोड़ी फेवर नहीं की, लक ने गड़बड़ किया। एंड सडनली एक और इशू हुआ, एक तो म्यूजिक अच्छा नहीं आया, प्लस एक MP3 टेक्नोलॉजी आई।
कि आपकी एक सीडी में जो आप 7 गाने बेच रहे हो 200 रुपये में, जो लोग खरीद रहे हैं, या 50-55 रुपए की कैसेट बेच रहे हो, अभी 50 रुपए में सीडी बन रही है जिसमें 200 गाने आ रहे हैं। 200 गाने आ रहे हैं, करेक्ट। और वो 50 रुपए की मिल रही है, 60 रुपए की मिल रही है। और हम लोगों ने इंडस्ट्री में एक कॉल लिया कि हम वो उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं पायरेसी को एक किस्म से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। रेड्स करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं था, अनकंट्रोलेबल हो गया उसने। प्लस एफएम रेडियो ने हमें बहुत मारा। जो गाड़ी में इतनी जो कार्स चलती है, सीडी चलती थी, कैसेट चलती थी, वो सब बंद हो गई। क्योंकि आज एक अच्छी आरजे लड़की आ रही है, सुबह को अच्छी अच्छी बातें आपको बता रही है, वर्ल्ड न्यूज़ बता रही है क्या हो रहा है, एंड म्यूज़िक भी सुना रही है, तो कौन सीडी कैसेट डालेगा। तो ये थोड़ा सा इशू हुआ बहुत सारा, 2-3 साल रियली। और वो 2001-2 की बात करें, 2 के बाद 2 वॉज द लास्ट पिक्चर हमारी एक थी राज, उसकी भी हमने 1.25 करोड़ टेप बेचती थी। बहुत अच्छा बड़ा मतलब सीडीज, कैसेट्स। हाँ, सीडी भी 5-6 लाख हमने बेची। ताल वॉज द बिगेस्ट हिट ऑफ, मतलब बहुत पैसे कमा के दिए ताल ने। ताल भी बहुत बड़ी हिट थी। तो फिर ये जो हुआ अराउंड 2003-4 से जो फिजिकल बिजनेस डिक्लाइनिंग होना चालू हुआ, तो उन्हें कॉल लिया कि 2005 में कि हम फिजिकल बंद ही कर देते हैं। क्योंकि जितना माल बेचते हैं वो डीलर शौक से मंगा तो रहता है जोश में, लेकिन 3 महीने का बिकता नहीं तो वापस कर देता है। स्टॉक भी रखना पड़ता है, पहले प्रिंट करना पड़ता है। तो वो बहुत सारा तकलीफें हैं, वो कमाई कुछ है नहीं, हेडेक है। तो हम 2-3 साल चुप करके बैठे थे। हमने सोचा कि अभी ये बिजनेस नहीं हो रहा, हमको कुछ और करना चाहिए। हमने सोचा, हम दोनों भाइयों ने मिलके, तो ये ख्याल आया कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम बिल्डिंग बिजनेस करते हैं, कुछ बिल्डर बनते हैं। तो हमने देखा 2-3 प्लॉट, ऑफिस में बैठ के बात भी की। फिर ये झगड़ा हुआ कि हम दोनों में से करेगा कौन। बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तो जाना पड़ेगा ना, उधर बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, मिट्टी में सीमेंट का ऑर्डर दो, मिट्टी। तो हम दोनों ने बोला नहीं यार, हम वो काम नहीं कर सकते। एंड वी लव आवर बिजनेस, पहले से हमारा पैशन है म्यूजिक एंड फिल्म्स, तो हम नहीं करेंगे, चुप करके बैठते हैं 2-3 साल, देखते हैं क्या होता है। चुप करके बैठे थे। फिर सडनली CRBT एयरटेल एक दिन आया हमारी एक एसोसिएशन हुआ करती थी, PPL, अभी भी है। तभी मैं मेंबर था, अभी मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं एक्टिव मेंबर था तभी। तो PPL में एक अच्छा, जब ये बिजनेस स्लो हो रहा था ना, हमने PPL और IPRS पे ध्यान दिया कि ये सोसाइटीज के थ्रू हमारा भी बिजनेस होगा, जो भी हमारा कंटेंट यूज करते हैं वहां से एटलीस्ट हमें पैसे हैं। तो हम अपना खर्चा निकाल रहे थे कंपनी का, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये हम कमा रहे थे, उतना हम खर्च कर रहे थे। तो वे सर्वाइविंग वैसे। फिर जब ये एयरटेल आए तो एयरटेल ने बोला हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे, हम ये एक नया प्रोडक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं, 1 करोड़ हमसे ले लो और हमको दे दो। जो रिंग बैक टोन होती थी। हाँ, रिंग बैक टोन, CRBT, गौरव रिंग बैक टोन, हमने दे दी उनको। ऑल कंपनीज ओनली इन 1 करोड़ फॉर ए ईयर लाइसेंस। तो उन्होंने बेचा और ये तो बहुत कैच ऑन हो गया। 15 महीना, 20 रुपये महीना ऐसा। 30 रुपीज सब्सक्रिप्शन, 15 रुपया, आप जब भी टोन चेंज करोगे। तो ये तो, और ये 45 रुपीज यू आर पेइंग, एंड वो भी आप म्यूजिक खुद नहीं सुन रहे हो, किसी और को सुना रहे हो। तो बहुत अच्छा बिजनेस था। तो जब नेक्स्ट ईयर हुआ तो वो उनका विचार था कि हमको 2-3 करोड़ में वो पटा देंगे, बट हमने उनसे बहुत पैसे मांगे, छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ, बट अल्टीमेटली वी सेटल। दे गिवन अस 30 करोड़ फॉर 2 years, 1 करोड़ से 12.5 करोड़, और फिर थर्ड ईयर 17.5 करोड़। उस मोमेंट पे CRBT वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर म्यूजिक। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 4 years दैट बिजनेस बिकेम 8,000 करोड़ बिजनेस फॉर देम। 8,000 करोड़। आज भी इंडस्ट्री उतनी नहीं है, आज हम लोग 2,800-3,000 करोड़ रुपए हम लोग अटके हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे 8,000 करोड़ का खाली ये बिजनेस था, और हमें खाली 500-600 करोड़ आते थे। बहुत, वो भी झगड़ा कर करके। अगर हम झगड़े नहीं करते तो हमें 150-200 में ही वो पटा देते। तो ये अच्छा बिजनेस चला 3-4 साल। फिर तो YouTube आ गए, पहले गाना आया, सावन आए, तो ये सब आ गए। गाना सावन तो लेट आया मेरे ख्याल से। हाँ, 12 में, 2010, 11, 12 में आ गए ना ये दोनों तीनों। तो इन्होंने आए, तो गाना ने हमारा कंटेंट नहीं लिया पहले। तो ये क्या होता था, हमारे साथ एक और भी तकलीफ होती थी बिगिनिंग में नहीं, बल्कि 6-7, हाँ बिगिनिंग में तो ज़्यादा हुई। तो ये होता था कि पहले बड़ी बड़ी कंपनी जो थी, हम उस टाइम पे प्रायोरिटी नंबर 6-7 पे थे। तो लोग पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में 2-3 में गए, उनको बड़े बड़े MGs दे दिए, उनका कंटेंट ले लिया, एंड बाद में हमारे लिए पैसे बचते नहीं थे। तो मैं नहीं देता था कंटेंट, कि मेरे को प्रॉपर पैसा चाहिए,
मेरी भी, मैं जितना डिजर्व करता हूँ उतना देना चाहिए भाई। तूने उसको ज़्यादा पैसे दिए, उसके लिए मुझे कम देगा, मैं कंटेंट ही नहीं दूंगा आपको। तो मैंने कंटेंट दिया ही नहीं, कई कंपनियों को मैंने कंटेंट ही नहीं दिया। सावन को दिया सिर्फ, और यूट्यूब को दिया। यूट्यूब का तो पहले से ही शेयरिंग मॉडल एमजी दिया होगा उसने भी 1-2 कंपनी को, बट वी आर वेरी हैप्पी विद यूट्यूब की। ठीक है, एटलीस्ट मुझे एक सब्सटेंशियल आपकी ऑडियंस आप देख पाते हो, एंगेजमेंट बढ़ती है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, सब कुछ। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो वो मुझे पैसे आ रहे थे बराबर। बट अल्टीमेटली फिर मेरे पास एक हमने जब ये फिजिकल टू नॉन फिजिकल हो रहा था ना, डिजिटल हो रहा था बिजनेस, तो हमें मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो ऐसे कि नहीं, आई वांट वन पर्सन कि वो जो मेरा ये म्यूजिक बिजनेस जो ट्रांजिशन है वो चेंज करे। बिजनेस तो मुझे करना था, बाकी ये जो फिजिकल कराना है, ये मास्टर देके दे, ये करे, ये झंझट कोई और संभाले। तो मैंने फिर एक साहस मल्होत्रा है, नाउ ही इज हेडिंग जियो सावन, दैट टाइम ही वाज इन सोनी। तो मैंने उनसे बात करी, वो आए मेरे कंपनी में, ही आई मेड हिम सीईओ, तू मेरी कंपनी में ऑर्गेनाइज कर पूरा। उस जमाने में हमारे 1000-1200 ट्रैक खाली डिजिटाइज थे। जब वो आए तो उन्होंने हमारे 20-22 हज़ार ट्रैक डिजिटाइज किए, और भी वो 2-3 बंदे ले आया अपने साथ। कबीर चंद्रा जो अभी मेटा हेड है, वो उसको ले आया, और एक लड़की थी जो सोशल मीडिया हेड करती थी, एंड एक हमारी इंटरनल कंपनी में थे, वो भी आज अपना यूट्यूब का इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं। तो ये 5-6 लोग हमारे कंपनी में आए, एंड पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया बिजनेस, एंड टचवुड वी। और फिर हमें ये जब तकलीफ हुई ना, तो साहस एंड वी डिसाइडेड कि अभी हम क्या करें, हाउ वी एड्रेस दिस इशू, कि हमारी जो प्रायोरिटी, वी हैव टू टेल दिस पीपल कि वी आर ऑल्सो मस्ट हैव लेबल। तो हमने अपनी टिप्स के नीचे एक लाइन डाली कि वी आर द मस्ट हैव हिट्स, हमने ये किया। और हमने सबको बोलना चालू किया कि वी आर बुटीक चैनल, यू कांट इग्नोर मी। और हम लोगों ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, आज भी यूट्यूब पे है, आपको भी लिंक शेयर करूंगा। 5 मिनट का हमने प्रेजेंटेशन बनाया। जब वो देखते थे ना लोग, तो हैरान हो जाते थे, यार ये क्या है यार, ये तो बेस्ट लेवल है, ये तो होना ही चाहिए। तो फिर आस्ते आस्ते लोगों ने समझा, एंड हमें प्रॉपर वैल्यू मिली, और जो वैल्यू देता था उसको कंटेंट देते थे। नहीं तो हमारा कंटेंट चलाओ नहीं, हम झगड़ा नहीं करना है, आप आज निकल हमारा कंटेंट लोगे ना। और ऐसे मुझे लगता है कि कम से कम 30-40% मैंने बिजनेस लूज किया होगा ओवर द ईयर्स, कंटेंट नहीं देके, बट वो अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि उनको एक वैल्यूएशन पता चली, माइंड उनका। मतलब लाइफ में ना बोलना आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो खैर अभी आज तो सब जगह पे हम हैं। तो और एक दो कंपनी के साथ तो झगड़े भी हुए थे कि उन्होंने, तो ये सब चीजें हुई। और आप बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब आप म्यूजिक लेबल अपना पूरा बेचने वाले थे, देयर वाज अ टाइम, राइट? और वो थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हमारी जब हम आईपीओ कर रहे थे, तो मेरी वार्नर से बात हो रही थी लाइसेंसिंग के लिए, उनका हम माल इंडिया में बेचेंगे। तो उन्होंने जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भेजा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन थी कि कभी भी आप अगर अपने कंपनी में पब्लिक इशू करोगे या कुछ भी करोगे, तो आप हमें ऑफर करोगे, राइट ऑफ रिफ्यूजल हमें भी दोगे, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। तो जब मैं साइन करने वाला था, तो मैंने बोला यार अभी, और हमारी आईपीओ की पूरी तैयारी हो गई थी। तो मैंने मेरे जो मैनेज कर रहे थे आईपीओ, उनसे कहा कि यार ये वार्नर से मेरा लाइसेंस है, एंड दिस इज गुड फॉर मी, आई नीड सम बैकिंग, और ऐसा कुछ होना चाहिए हमारा एक बड़ा लेवल, और इसमें हमारा ब्रांड भी अच्छा होगा। तो उसने बोला, और ये उन्होंने बोला है मैं साइन करूंगा तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं आईपीओ कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वी शुड मस्ट हैव, उनको बताना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया जाके कि भाई ये हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों कर रहे हो, आईपीओ मत करो, हम आते हैं, हम इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, ये हो। तो उनसे एक मोटा डील बनी, एक डील बन गई कि चलो 90 मिलियन 400 करोड़ की जो हमारी वैल्यूएशन थी उस टाइम पे आईपीओ की, उतना हम गारंटी लिख दिया उन्होंने कि हम आपको देंगे, एंड बट 3 इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने एक कंडीशन डाली कि 40% विल टेक अभी, फिर 11% हम 2 साल में लेंगे, और 5 साल में बाकी बैलेंस भी आप हमको बेच दोगे। करेक्ट। तो मैं इस बात के लिए रेडी नहीं था कि यार 5 साल में आप मेरा एग्जिट क्यों करवा रहे हो। मैं अभी मेरे में बहुत ताकत है। इट वॉज इन अराउंड 99-2000 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो हमको बहुत काम करना बाकी है। अभी आई वॉज 44 समथिंग, क्यों मैं इतना जल्दी ये डिसीजन लूँ। तो आई वॉज कन्फ्यूज, बट क्या ना 400 करोड़ रुपये आ रहा है, तो वो भी बहुत, तो उस ज़माने में बहुत अच्छा लगता था। तो चलो बात करते हैं। फिर एक डील हुई सारेगामा की। तो सारेगामा को डील मिली, और सारेगामा को 140 करोड़ आए थे, और उनका जो बॉटम लाइन था, पैट था 6 करोड़ का शायद, और हमारा पैट था जब हम आईपीओ पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो सब ओपन है, तो हमारा पैट था 20 करोड़।
20 करोड़, तो मेरा पैक तो बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने बोला अगर इनकी 140 करोड़, यानी उनकी जो वैल्यूएशन थी उस जमाने में शायद 2000 करोड़ हुई, तो मैंने बोला मैं अपने हिसाब, मेरे को ये मेरे जो एडवाइजर थे वो बोल रहे तेरी कंपनी की तो 4000 करोड़ होगी, तो इतना बड़ा है यार, तेरी बॉटम लाइन देख, उसकी बॉटम लाइन देख। तो मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार ये 400 दे रहा है, ये 4000 बोल रहे हैं, तो मैं करूँ क्या। तो मैं उनको बोल दिया कि यार मैं एक बार आईपीओ में करके देखता हूँ, मैं आईपीओ कर रहा हूँ, मेरे एडवाइजर मना करते हैं। तो उसने बोला कि फिर हम अपना जो लाइसेंसिंग डील है रोक देते हैं। तो मैंने बोला इसको भी, ये थोड़ा नाराज हो गया है तो इसको रोक देते हैं, हम अपना आईपीओ कर दिए। फिर मैं उनके बाद 2-3 महीने के बाद जाके उसको समझाया प्यार से कि जिंदगी थोड़ी बंद होती है यार। करेक्ट। मैं अच्छा हूँ, तू मुझे लाइक करता है तो तू दे ना, बिजनेस कर, आगे देखेंगे ना क्या होता है। दे दी फिर, वी डिड अ लाइसेंसिंग डील विद वार्नर। फिर एक फेज आया और फिर वो वार्नर का फिर आगे चल के जब ये फिजिकली खत्म हो गया तो फिर वो चले गए, हमने छोड़ दिया, फिर एक्सटेंड करने का फायदा ही नहीं था कुछ। फिर आया लाइफ में जब बिजनेस टूट रहा था, तो दिस यूनिवर्सल वाज वेरी एग्रेसिव कि हमें लेनी है। तो हमने फिर उनसे भी बात करी, पर उनसे भी बात जमी नहीं, क्योंकि उनका फिर बातों करते करते जब बातें हो रही थी तो उनका विवेंडी और यूनिवर्सल का जो एक इशू था वहाँ पर इंटरनेशनल, वहाँ पर कुछ पंगा हुआ था, तो दे बैक्ड आउट, तो हम वो डील नहीं हुई। फिर थोड़े दिन के बाद एक सोनी से भी एक ऑफर आया। सोनी ने बोला कि मैं आपके फिल्म बिजनेस में पार्टनर बनूंगा, आप मुझे लेबल भेज दो, ये हुआ। लेकिन बातें करते करते फिर वो सब नाना बोल दिया, खाली आपको रेपर्टोरी बेचना है मुझे। तो मैंने फिर मना कर दिया कि नहीं, हमको रेपर्टोरी नहीं बेचना, हमको पार्टनरशिप चाहिए, हम एग्जिट नहीं करना चाहते हैं बिजनेस। फिर हम चुप करके बैठे। फिर हम जब हमारा ये चला, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि 2012-13 में अभी नाउ वी कैन हैव अ रियली, ये जो इंटरनेट जब फैल रहा है तो ये तो बहुत फैलेगा, तो वी शुडंट डू एनीथिंग। फिर उसके बाद हमने, बहुत सारे लोग हमेशा बोलते रहते थे कि हम आके बात करना चाहते हैं। एक दिन मुझे रिलायंस से फ़ोन आया, अमित खन्ना वहाँ के थे एमडी या चेयरमैन, एंड उनका एक था कुलदीप मक्कर थे ना, वो जो सारे, हाँ, वो बोला मैं कुलदीप को भेजता हूँ, कुलमीत मक्कर। तो अमित खन्ना ने मुझे बोला कि मैं कुलमीत को भेजता हूँ आपके पास, दे वांटेड टू बाय वीनस, आई वांट टू बाय टिप्स। मैंने बोला टिप्स खरीदो। मैंने बोला यार मुझे टिप्स नहीं बेचना है, मैं 30 करोड़ का कमाता हूँ, 10 खर्चा है, दोनों भाइयों के लिए 10-10 करोड़ साल में बहुत होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग दिस इन 2014-15। अच्छी कमाई चालू हो गई कि जरूरत ही नहीं है, क्यों बेचूं, आई एम डूइंग रियली गुड, तो मत बेच। बोला अच्छा, तो वीनस खरीदूंगा, खरीद, वो मेरे को क्या करना है। तो उसने जब वीनस खरीद तो मैं पहुंच गया वीनस के पास, तू मुझे बेच यार, तो किसी और को। हम हैंडशेक भी करके आए थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फैमिली इशू है, हम नहीं बेचना चाहते, मत बेचो। तो ऐसे था। बट फिर अभी ऐसे तो बहुत सारे लोग आए गए। अभी 5-6 साल पहले एक फ़ोन आया कि वार्नर वांट्स टू एंटर इनटू इंडिया, दे वांट टू टॉक, पर बात ही मत कर, आओ ही नहीं हमारे पास, बात ही, टाइम पास मत करो हमारे साथ। देन दे सेड कि व्हाई डोंट वी डू सम डिस्ट्रीब्यूशन डील। हाँ वो ठीक है, बिजनेस करने के लिए मैं ओके हूँ, जहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, दे हैव अ इंटरनेशनल पावर, व्हाई नॉट। तो वी डिड अ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद देम। इंडिया के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन वार्नर करती है। और मैं एक्चुअली आपको बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। आपने ये जो कॉन्वर्सेशन की ना, बहुत कम लोग इतनी खुल के डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि मैं तो बिजनेस में जानता हूँ और कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बताता कोई भी। और इससे ना बहुत लोगों को बहुत सारा कुछ समझ में भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। जैसे अपने बीच में PAT बोला, बहुत लोगों को पैट नहीं पता होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द टर्मिनोलॉजी। आपने एक टाइम पे 30 करोड़ की वैल्यूएशन, 100 करोड़ की वैल्यूएशन, 200 करोड़ की वैल्यूएशन, ये सब हमने बात की। आज आप पब्लिकली ट्रेडेड है, आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यूएशन है, नोशनल वैल्यू अगर हम बोले तो? मेरे ख्याल से कल जो मैंने देखी तो 5500 करोड़ थी कल की वैल्यूएशन मेरी कंपनी की। तो जैसा बोलते हैं ना कि जो भी आपके साथ हुआ वो अच्छा हुआ, बहुत जितनी बार भी था। भी लोगों ने ना किया, आपने ना किया, कंफ्यूजन हुई, फिल्में फ्लॉप हुई, कुछ बैकआउट हुआ, आई थिंक ये सारा कुछ यहाँ तक पहुँचने के लिए था। नहीं, लेकिन जो फिल्में फ्लॉप भी हुई ना, उसके बाद भी जो हमने अपनी फिल्में बनाई ना, ताकि हमने ये ख्याल रखा कि हम उसकी म्यूजिक ऐसी दें, कंपटीशन अगर 15 बच्चे रिलीज कर रहा है ना, मैं 2 रिलीज करूं, बट 2 मेरी 15 के ऊपर हो। और हमने आतिफ असलम वाज माय एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट फॉर सो मेनी 7-8 ईयर्स। मैंने उसकी आज भी 90% ऑफ हिज म्यूजिक बिलोंग्स टू मी। तो अगर मैंने 15 गाने बनाए होंगे ना, तो मेरे 14 गाने सुपर हिट है। करेक्ट। वो पूरी जो 20 साल की मेरी जर्नी है, उसके बाद तो मैं आफ्टर 2020 तो हमने ग्रीश हैज ज्वाइन, तो एक यंग ब्लड आता है तो जोश अलग होता है, तो हमने बहुत ज़्यादा स्केल अप किया है। तो
और सर जैसे आतिफ की आपने बात की, मुझे याद है आतिफ जब आपने साइन किया था उस टाइम पे रेस का गाना था पहली नज़र में, और उस गाने के वीडियो में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कटरीना कैफ, विपाशा बसु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, एक कास्ट थी। उस कास्ट के साथ आतिफ का वीडियो शूट हुआ था, मतलब देयर वाज अ वीडियो ऑफ दैट सॉन्ग जिसमें थे। और उस टाइम, अब तो चलो हनी सिंह आए, बादशाह आए, बहुत लोग आए हैं कि एक्टर्स के साथ गाने शूट हो रहे हैं, नॉन फिल्म वाला जब कल्चर आया था, लेकिन उस टाइम पे बहुत कम लोगों के अंदर ये हिम्मत थी कि वो एक सिंगर को, बिकॉज आतिफ वाज नॉट आतिफ एट दैट टाइम, आतिफ वाज समबडी हु वाज जस्ट ग्रोइंग अप, उसको उस स्केल पे आपने प्रमोट किया था। फिर दूरी गाना आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका वीडियो भी बहुत बड़ा था। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट, जो आर्टिस्ट साइन करने वाला कल्चर है, वो आपने आतिफ के साथ शुरू किया था या पहले भी करते थे ऐसे? शाहिद कपूर को हमने साइन किया था, प्रीति के साथ पहले हमने पिक्चरें, हमने तो प्रीति को 2 पिक्चर डायरेक्ट ही लॉन्च का, सोल्जर एंड क्या कहना, वी साइन हर फॉर 2 फिल्म्स, 3 पिक्चर के लिए साइन किया था। फिर आगे एक और बनाई थी, दिल है तुम्हारा, वो भी बनाई। तो ये 2 तो हमने लॉन्च ही कर दी थी एक साथ, कि ऐसा नहीं कि एक बनाते हैं फिर दूसरी बनाएंगे, दोनों। और एंड शी वॉज द मेन लीड इन बोथ द फिल्म्स। एंड फिर जब आतिफ को हमने साइन किया तो वो हमारा था कि हम ये आर्टिस्ट मैनेजमेंट करें। पहला बार ऐसा था कि यू कंट्रोल द आर्टिस्ट इन होलसम, दैट वाज टिप्स हैज स्टार्टेड, यू कैन से दैट कि टिप्स ने ये वेदर एक्टर हो या सिंगर हो, दूसरी जगह गाना भी नहीं गा सकते थे वो। नहीं, दैट वाज अ वेरी नाइस, माना उसके साथ जो जर्नी भी हुई बहुत अच्छी हुई। नाइस आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आज भी है। अभी तो थोड़े इश्यूज हैं इसके लिए, वी कांट रिकॉर्ड हिम, पर आज भी अगर ये खत्म हो जाए तो हम समझते हैं कि आतिफ को कौन सा गाना देना चाहिए, क्या नहीं, जो इतना जो टाइम स्पेंड किया है, और हमारे सब गाने चले हैं। और जब हम उसको लॉन्च कर रहे थे तो हम उसकी एल्बम बना रहे थे, दूरी, थॉट वहाँ से था। तो उसमें हमने 2 कंपोजर साइन किए थे, मिथुन एंड सचिन गुप्ता। तो हमने दोनों को किया। तो मिथुन ने मुझे 2 गाने दिए बहुत अच्छे, तेरे बिन, कैसे जिया तेरे बिन, एंड एक कुछ इस तरह, मेरी पलकें। और इसने दूरी, सचिन ने दूरी दिया, प्लस मुझे हम किस गली जा रहे हैं, और बहुत सारे और भी गाने दिए। और उसकी एक पाकिस्तान की एल्बम थी, उसमें से भी मुझे 2-3 गाने मिले उसके जो रिकॉर्डेड थे। तो हमने मिला के एक एल्बम हम बनाने की तैयारी कर रहे थे कि हम मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो एक पिक्चर आ रही थी उस टाइम पे, बस एक पल, तो उसमें उर्मिला मातोंडकर, ओनिर की फिल्म है, याद है, बस प्रीतम की म्यूजिक थी उसमें। तो उसने बोला कि उसने सुना कि आतिफ का आना जाना हमारे ऑफिस में, तो उसने ये हम कैबिन में बजा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं गाने को, तो बोला कुमार जी प्लीज गिव मी दिस सॉन्ग फॉर माय फिल्म तेरे बिन। तो ठीक है, तू ले ले, अच्छा है, आतिफ मेरा डायरेक्ट फिल्म में लॉन्च हो रहा है। तो मैंने उसको दे दिया वो गाना। फिर हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको शूट करते हैं। हमने तेरे बिन भी शूट किया विद फिल्म एक्टर्स, उर्मिला मातोंडकर, ऑल दैट, उसके साथ वो शूट किया। फिर हम आतिफ को ले गए मॉरिशस, हमने वहाँ पर दूरी, एहसास, जो उसका एक पाकिस्तानी सॉन्ग था, वो शूट किया हमने वहाँ पर, बहुत लेविश शूट किया। ये हमने रिलीज किए थे उसके गाने। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई कि रेस, तो वी सेड कि रेस में भी इसका एक गाना डालते हैं, पहली नज़र। तो हमने वो गाना डाला। तो जब वो गाना शूट हो गया तो हमें बोला कि नहीं यार, आतिफ का एक बड़ा वीडियो बनाना चाहिए। तो हमारे एक इन हाउस डायरेक्टर थे, कुकी गुलाटी, तो उसके साथ प्रिंस भी बनाई। हाँ, प्रिंस भी बनाई। और उसने हमारे जितने भी वीडियो बनाए ऑल सक्सेसफुल। पिक्चर उतनी ठीक नहीं चली, बट वीडियोस उनके बहुत सक्सेसफुल। ही वाज नंबर 1 डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो हमने फिर उसको रेस कोर्स में लेके गए। रेस कोर्स में खाली हमने लोकेशन फी 5 लाख रुपया भरा था एक दिन का। ठीक है यार, एक उसको वहाँ से शूट किया, और क्योंकि हमें पिक्चर से मैच करना था, एंड रेस वॉज अ वेरी पावरफुल फिल्म, तो उसके हिसाब से उसके विजुअल चाहिए, आतिफ के भी। फिर हमने अपने फिल्म के शॉट्स उसको मैच करके एक बहुत अच्छा मेरा वीडियो बन गया, एंड वी मेड दैट। और उसके बाद शायद आपने काफी लोगों को साइन किया था, अरिजीत भी साइन था आपके साथ काफी दिन। वो तो मेरे ख्याल से अरिजीत अपीयर्ड इन इंडियन आइडल, फेम गुरुकुल, हाँ फेम गुरुकुल, सॉरी। तो वो 3 आर्टिस्ट थे जो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं नंबर 1 आर्टिस्ट को, जो विनर है ना, मैं उसको नहीं लूँ। मुझे लगता है कि आप 5 नंबर पे हो ना, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आई एम ओके। खैर उस टाइम पे, इस मोमेंट में उसकी जजेस की क्या मूड है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अगर आवाज़ अच्छी है तो वी शुड डू दैट। तो हमने 3 आर्टिस्ट साइन किए, अरिजीत, मोना भट्ट एंड शमित। तो तीनों अच्छे थे मेरे हिसाब से, और तीनों को हमने बहुत मेहनत करी, और उनके साथ ऐसा भी अरेंजमेंट किया था कि आपको हम लोग कुछ मंथली देंगे, नहीं तो हाउ दे विल सर्वाइव इन बॉम्बे।
फिर वहाँ तब के जितने भी बड़े म्यूजिक कंपोजर थे सबको मैंने अप्रोच किया कि प्लीज़ आप इसका एक एल्बम बना दो इन बच्चों का। नोबडी सपोर्टेड। तो फिर मैं अल्टीमेटली एक आदमी मान गए, लेकिन अल्टीमेटली जो गाना शेप हुआ ना, एल्बम अच्छा नहीं बना। फिर अल्टीमेटली ऐसे यार 14 महीने हो गए, मैं कोशिश किया और मैंने उस ज़माने में 30-35 लाख रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन मैं कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है यार, आप प्लीज़ कुछ और देखो। तो मैंने उनको आज़ाद कर दिया। फिर आई थिंक अरिजीत वेंट टू प्रीतम दा एंड अदर, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम है, फिर मेरा कॉन्टेक्ट छूट गया, बट ये किया था, मैंने कोशिश की थी। तो सर ये पूरी जर्नी में अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सीख क्या है, कि क्या क्या आपने सीखा है जो आपके लाइफ के काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स हैं या थॉट्स हैं? मेरे ख्याल से ऑनेस्ट रहो, नीचे ऊपर होता रहेगा। बहुत बार मेरे साथ नीचे हुआ है, बहुत। मैंने कभी अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैं किसी का पैसा खा जाऊं या मैं आपसे आज मैं 5 करोड़ में आपसे डील कर लूं, फिर जब रिलीज पे म्यूजिक आए तो मैं आपके 3 करोड़ रुपया कर दूं प्राइस। आप कुछ कर नहीं सकते हो, मैं कर सकता था, वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने ऐसा कुछ गलत काम, धंधा नहीं है ना, मत करो, चुप करके बैठो, अपने हिसाब से अपने आप बिजनेस आएगा आपके। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, कंटेंट। आपको कंटेंट तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके पास कस्टमर चल के आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा किधर। करेक्ट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो सब आपके दरवाजे पे आएंगे, और भगवान की दया से आज तक मेरे दरवाजे पे सब आते हैं, हम जाते नहीं हैं किसी के पास। और तो कंटेंट पे आपका फोकस होना चाहिए, अच्छा कंटेंट बनाओ, आपकी वैल्यू होगी। इस पूरी जर्नी में हम बोलें कि आपका ये सबसे फनीएस्ट मोमेंट था, ऐसा कोई मोमेंट है आपको याद आ रहा है? क्योंकि बहुत कुछ होता है जब आप काम करें। ऐसे तो बहुत हुए होंगे, बहुत यानी बहुत हुए होंगे। कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है जब आपको बहुत मजा आया या हंसी आई हो? आई थिंक एक जब वो एक टाइम था ना, जब 98 के बाद जब हमारा जो प्रॉब्लम था, हम प्रॉब्लम से निकले, एंड पता नहीं क्या हुआ, जो भी हम करते थे ना सब हिट। जो म्यूजिक रिलीज किया हिट, जो फिल्म रिलीज की हिट, 98 से लेके 2002 तक, एंड 2002 के बाद फिर सब डब्बे। पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन है। 4 साल एकदम रॉकेट, फिर 2 साल एकदम खत्म। Correct. और आपका कोई ऐसा रिग्रेट है कि यार ये मैंने नहीं किया, ये मेरे को करना चाहिए था? हाँ, रिग्रेट है एक्चुअली क्या है ना, एक अपॉर्चुनिटी थी हमें लाइफ में। हम परदेश रिलीज कर रहे थे फिल्म, हमें यश जी ने बुलाया था। 2 रिग्रेट है एक्चुअली, बताता हूँ। तो यश जी ने हमें बुलाया था, तो यश जी ने कहा कि मैं पिक्चर आपसे करना चाहता हूँ, बट हम ले नहीं पाए, क्योंकि हम सोचे कि हम अगर यश जी की पिक्चर लेंगे, हमारे पास सुभाष जी हैं, एंड वो एक कंपटीशन है तो दोस्ती है, लेकिन एक इनडायरेक्टली एक होता है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, और इनकी पिक्चर बैक टू बैक थी, 1 महीने की गैप पे थी, तो अगर कोई भी पिक्चर में कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें बहुत गाली पड़ेगी। और उस टाइम पे एक बहुत ईजी होता था कि अगर किसी की पिक्चर नहीं चली ना, अरे म्यूजिक कंपनी ने प्रमोट नहीं की। Correct. बहुत ही ईजी होता था। खैर हमें तो कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि हम तो बहुत ही ध्यान रखते थे और हम परफेक्ट थे एकदम। और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वेंट की उस टाइम पे मार्केटिंग में, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हम अहेड थे, बहुत अहेड थे कंपनीज के साथ। माना दूसरी कंपटीशन कंपनी सोचती थी कि मैं 8 लाख टेप बेच रहा हूँ, बल्कि मैं 15 लाख टेप बेच रहा था। माना मैं इतना अहेड हो गया था। तो वो एक हमारा रिग्रेट है कि हमने वो पिक्चर, माना उनसे हमारा एक रिलेशन होना चाहिए था। अगर रिलेशन होता तो शायद एक लंबा रिलेशन होता, जो उनको जो तकलीफ थी वो शायद नहीं होती। फिर उन्होंने अपना लेबल लॉन्च किया, शायद वो नहीं होता, लेबल नहीं होता, शायद हम होते आज तक। खैर एक और बात हुई, जब हमारा वो 98 में प्रॉब्लम हुआ था, एक पिक्चर आ रही थी कुछ कुछ होता है। तो जो करण के एक फ्रेंड है मिस्टर अनिल थदानी, उसने मुझे बहुत बोला, उसने बोला कि आप ये पिक्चर ले लो, ये कुछ कुछ होता है। बट उस टाइम पे क्या ना, मेरा 6 पिक्चरें मेरी बन रही थी, प्रॉब्लम सर पे है, एवरीबडी वांटेड टू, जितने भी फाइनेंसर्स थे सबको पैसे वापस चाहिए। तो वो इशू था कि मैंने बोला यार मैं बहुत कीन हूँ उसकी पिक्चर करने के, लेकिन उसकी जो पैसे चाहिए उसको, और उसकी वो जो मांग रहा है फेयर है, मैं उसमें भी डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन है ही नहीं ना मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो वो मुझे लगता है कि बट मुझे थोड़ा शायद और खोपड़ी चला के, और क्या ना आपका माइंड बटा हुआ है बहुत जगह, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो शायद वो एक करना चाहिए था, एक अच्छा रिलेशन होता वो भी। आपने भी जैसे बोला कि आपने बहुत कमाल की कुछ मार्केटिंग टेक्निक बता सकते हो जो आपने उस टाइम की थी, जो बिल्कुल अलग थी? ऐसे बहुत सारे उस टाइम पे क्या होते थे, जो प्रोमो गेम थी मेन। तो एक था कि आप जो प्रोमो बनाते हो, जो फिल्म ट्रेलर हम बोलते हैं, या म्यूजिक के जो वीडियो, फिल्म के वीडियो आप कैसे कटिंग करते हो, उसके शॉर्ट
कैसे बनाते हो प्रोमोस। तो वो एक बहुत बड़ी गेम होती थी कि आपको वो क्रिएटिवली बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब हमने गुप्त म्यूजिक ली थी तो मैंने ATN चैनल था तभी, लाइक ETC या MTV या चैनल, हाँ, तो ATN वॉज द नंबर 1 चैनल। एंड जो म्यूजिक चैनल के पास माना सब ऑडियंस भी देखती थी एंड पूरी इंडस्ट्री संडे के दिन सुबह सुबह को बैठ के देखती थी। और अगर प्रोड्यूसर का प्रोमो चल गया तो प्रोड्यूसर इज हैप्पी कि म्यूजिक कंपनी ने अच्छा काम किया, अगर प्रोड्यूसर का प्रोमो नहीं चला तो म्यूजिक कंपनी खराब है। सीधा ऑन द स्पॉट फोन आता था। तो हमने क्या किया, हमने उसको ATN वाले MD से बात करी। मैंने उसको बोला, यार तू एक काम कर, मैं तुझे एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ कि मैंने उसको म्यूजिक दिखाई गुप्त की 8 गाने। मुझे राजीव राय बेस्ट प्रोड्यूसर आई थिंक, उसने मुझे 8 गाने एक साथ दे दिए, 8 प्रोमो दे दिए और 8 प्रोमो के 90 सेकेंडर, 60 सेकेंडर, 30 सेकेंडर, 50 सब एक साथ दे दिया। इतना कंटेंट दे दिया मुझे, तो मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने बोला, ये देख, तू मेरे 8 गाने देख पहले 90 सेकेंड के, मैं तेरे चैनल पे ये सब गाने कल एक्सक्लूसिव तुझे देता हूँ। तो पूरा दिन मेरा चला, खाली गुप्त चलेगी तेरे चैनल पे, एक दिन खाली, पूरा मत दे, एक दिन के लिए खाली मुझे दे दे। सोचा उसने 2 मिनट, बोला चल, दिया। 1 मिनट में बेचारा मान गया। फिर बोला एक और मुझे अलाउ कर, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में 3rd पेज पे एक ऐड डालूंगा, टिप्स टेक ओवर ATN, और नीचे खाली लिखूंगा गुप्त प्रोमोस, ऐसी लाइन डालूंगा। तो पहले उसने 2 मिनट के लिए सोचा, साला मेरी कंपनी तो खरीद रहा है, माना ये तो इंडिकेशन ये जाएगा, बट उसने वो भी अलाउ किया। मैंने बोला न्यूज़ है ना, आपको कुछ तो हिट मारना पड़ेगा ना यार। समझ गया, वो हमने किया, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। अलग अलग टेक्निक्स हैं ये। 8 सॉन्ग्स, पहले तो कैसे तो पूरी निकलती थी ना, लेकिन हम वीडियो एक एक निकालते थे, प्रोमो एक एक निकालते थे। पिक्चर के पहले 3-4 गाने रिलीज करते थे, इस पिक्चर के मैंने 8 गाने दिखा दिए पब्लिक को। और हम 2 दिन पहले भी पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे विजू शाह सर की, कि वो भी अपनी जमाने से बहुत आगे थे। हाँ, उनका भी म्यूजिक उस जमाने की जो तारसीम 3 बड़ी पिक्चर हैं जिसका वेस्टर्न साउंड था, रंगीला, रहमान सर, ताल एंड गुप्त, तीनों टिप्स की है। क्या बात है, क्या बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस पूरी जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट किरदार कौन है वो लोग जिनके बगैर शायद ये जर्नी नहीं बनती? एक तो हम 2 भाई हैं, भाई है रमेश, मतलब उसका था कि डील करे प्रोड्यूसर से, कंटेंट ले आए। मेरा काम था कि वो बेसिकली उसका खर्चा करना था, मेरा कमाना था, मुझे पैसे वापस लाने हैं। तो मैं पैसे वापस नहीं लाऊंगा तो उसको दे नहीं पाऊंगा, तो करेंगे कैसे काम। तो ये हम, आई थिंक ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। एंड मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा हमें जो लिंक मिली, शायद पहले जीपी सिप्पी, फिर वो जो पत्थर के फूल का जो फूलों कांटे का जो प्रोड्यूसर था दिनेश पटेल, एंड दिस मैन अपना सुभाष जी, नदीम श्रवण, अनु मलिक, आनंद मिलन, जितने भी कंपोजर्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन है टिप्स में। सिंगर्स कुमार शानू, उदित नारायण, अलका, ये सब उनका कंट्रीब्यूशन तो आज भी है। अगेन इट्स रिवाइव। यस, बहुत है, बहुत अच्छा। करेक्ट। तो मैं आर्टिस्टों से रिलेटेड कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोग तो टिप्स के गाने सुनते हैं, आप पर्सनली कौन से गाने सुनते हो? मैं अच्छी म्यूजिक सुनता हूँ, जो भी मुझे अच्छी लगती है। मेरे तो सारेगामा के भी फेवरेट गाने हैं, मेरे अपने भी बहुत सारे फेवरेट गाने हैं। प्लस आज भी, जैसे अभी एक गाना था, मेरी प्रोड्यूसर है जो नेक्स्ट पिक्चर मेरे पास आने वाली है, द क्रू, रिया कपूर उसकी और बालाजी बना रहे हैं, उसका एक गाना उसने बनाया था, तारीफा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक है ना, यूनिवर्सल है, सबको अच्छा लगता है। तो आपका कोई जॉनर है कि इस जॉनर के म्यूजिक सुनते हैं? या मेरे ख्याल से अगर हमारा जो कैरियर देखोगे तो रोमांटिक सॉन्ग्स या मेलोडी उसमें हमारा फेवरेट। हाँ, जैसे आज एक पिक्चर थी, हमने आई थिंक 2016 या 17 में हमने एक पिक्चर साइन की थी म्यूजिक के लिए, अनिल शर्मा जो गदर के डायरेक्टर हैं। तो ही केम टू मी, ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड है विकास सानी, वो उनको मेरे ऑफिस में ले आए। उसने विकास सानी से बात करी कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ, क्या करूँ? बोला तू टिप्स में चल, मैं तुझे ले चलता हूँ, तू पहले तो म्यूजिक बेच, बाद में तू सोचेंगे, पहले वो तो देख, ट्राई तो कर, देख तेरी म्यूजिक बिकती है, बेचने की क्या है। तो मेरे पास आया कि मेरे को म्यूजिक मैं कर रहा हूँ ये ऐसे पिक्चर। मैंने बोला डन, मैं लेता हूँ तेरी पिक्चर, लेकिन एक कंडीशन है, म्यूजिक मुझे बनाने दे। उसने बोला ओके, लेकिन एक कंडीशन है कि ठीक है, यू आर अ प्रोड्यूसर, वी रिस्पेक्ट यू, यू आर अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर,
जो भी गाना कच्चा सेलेक्ट करेंगे आपको सुनाएंगे, अगर आप ओके हो तो ठीक है, नहीं तो उसको स्क्रैप कर देंगे, फिर दूसरा बनाएंगे। अल्टीमेटली यू आर फाइनल अथॉरिटी, भले तू कर। बट टचवुड हमने जो 5 गाने सेलेक्ट किए उसने 5 एक्सेप्ट कर लिए एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड आज भी टॉप 10 में वो 2 गाने हैं हमारे, एक अरिजीत का है, लेकिन हाँ अरिजीत का है, एक आतिफ का है। क्या बात है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जब भी आप कोई डील फाइनलाइज करते हो या मना करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखते हो आप? डील इन द सेंस विद किसी भी के साथ आप जैसे किसी आर्टिस्ट को साइन करते हो या कोई गाना बनाते हो, किसी प्रोड्यूसर के साथ, किसी एक्टर के साथ, कोई भी कॉन्वर्सेशन आप फाइनल, उसका एक मेन, हर आदमी का एक मेन मुद्दा होता है कि यार दिस इज समथिंग विच इज यस फॉर मी, और ये दिखता है तो बिल्कुल मना है। पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये आदमी जो ये पिक्चर बना रहा है, ये पिक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है या रियल पिक्चर बना रहा है और रियल म्यूजिक बनाएगा। भाई अल्टीमेटली मुझे म्यूजिक आप बेच रहे हो तो म्यूजिक तो अच्छी बना के दोगे कि नहीं, पैसे इज अ सेकेंडरी इशू। एंड आजकल जैसे रिसेंटली ना अभी कंपटीशन बहुत है, अभी जैसे एक्चुअली इंडिया में 2 प्लेयर की ज़रूरत है, 2 या 2.5 या 3 मैक्सिमम, बट हम आज 6-7 प्लेयर हैं, सबको म्यूज़िक चाहिए। तो जो 1 करोड़ में माल मिलना चाहिए वो 4 करोड़ में, 5 करोड़ में 4-5 टाइम्स प्राइस लोग मांगते हैं, और कुछ कंपनियां दे भी रही हैं। बट हम बोलते हैं कि ठीक है, पहले उनके पहले पैसे खत्म हो जाए, फिर हम बाद में लेंगे 2 साल और इंतजार। मेरे को बहुत बार याद है। तो भले आप पहले पैसे खत्म करो अपने। मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर से सीखा था, उसने मुझे आज से 25 साल पहले ये थियरी बताई थी कि मैंने बोला यार तू एमजी क्यों नहीं दे रहा है मुझे पिक्चर की, जब वो दे रहा है। बोला ठीक है ना, उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, आप मेरे को फिर चलाने के लिए दोगे ना पिक्चर। मैंने बोला यार क्या थियरी है तेरी। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल यार, जर्नी में आपको बहुत लोग बहुत चीज़ें। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी राइट प्राइस है, आप राइट प्राइस लो, स्पेकुलेशन नहीं करो। और मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स को भी ये बात सोचनी चाहिए, भले मुझे ना दो म्यूजिक, किसी को भी दो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करो। लॉन्ग टर्म में आपको आपके म्यूजिक कंपनी इज एक्चुअली सपोर्टर ऑफ योर फिल्म। ये लोग फिल्म का नहीं सोचते हैं, कई प्रोड्यूसर वो बहुत गलत करते हैं मेरे हिसाब से। अगर वो फिल्म का सोचेंगे तो, और अगर एक म्यूजिक कंपनी की, जैसे आज मेरा कोई भी आप बैनर ले लो, अगर हमने जो भी पिक्चरें उठाई है, हमने किसी सब मतलब उनके लाइफ की, जब से वो मेरे से जुड़ा है वो प्रोड्यूसर, उसकी सब पिक्चरें मेरे पास है, इवन आज तक की भी उसकी पिक्चर मेरे पास है। लॉन्ग टर्म रिलेशन, लॉन्ग टर्म। और सर अभी जैसे आप आर्टिस्ट, पहले आपने आतिफ साइन किया था, बीच में फिर आपने अरिजीत लोगों को साइन किया था, क्या आप वापस ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी आई विल टाई अप विथ सम कंपनी। आर्टिस्ट मैनेजमेंट, मैंने ये रियलाइज किया है कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट वर्क, वो म्यूजिक कंपनी का काम नहीं है। अगर मुझे करना भी है तो आई शुड इन्वेस्ट इन सेपरेट कंपनी, एंड वो सेपरेट मैनेजमेंट होनी चाहिए। हम सेम कंपनी में वो काम नहीं कर सकते। वो मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं म्यूजिक कंपनी में ये काम नहीं करना चाहता हूँ। मे बी आई विल हैव स्टार्ट न्यू कंपनी सेपरेटली, और टाइप मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइप करूँ किसी के साथ, आपकी कंपनी है आपके साथ टाइप करूँ या किसी और के साथ, बट वो बेस्ट वो है। सर अभी पूरे पॉडकास्ट में ना ये वाला पार्ट लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। अब आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी एज अ बिजनेस काफ़ी एक्सप्लोर हुआ है, काफ़ी बड़ा बना है। हम जब आर्टिस्ट मैनेजमेंट शुरू किया था, तो अब तो चलो मैं नहीं करता हूँ, आई ऑल्सो सोल्ड माई कंपनी, बट हम जब शुरू करते थे हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट करते ही नहीं थे, हम शोज बुक करते थे। हम बुकिंग एजेंट है एक इंटरनेशनल टर्म में। अब काफ़ी साल बाद जाके हम आर्टिस्ट मैनेजर बने, लेकिन अब जो यंग जनरेशन है वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट मैनेजर्स है, क्योंकि आर्टिस्ट मैनेजर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो कंटेंट भी ओन करते हैं, जहाँ पे उनको ब्रांड की डील भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन डील भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है आर्टिस्ट को डेवलप करने में। तो अगर मान लीजिए मैं एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी हूँ और आप ढूंढ रहे हो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसके साथ आप टाई अप कर सको, मान लीजिए मैं वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी हूँ जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप एग्जैक्टली किन चीज़ों को ढूंढ रहे हो? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो होने से आपको इंटरेस्ट होगा उस आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम करने का? एक तो उसकी डीलिंग क्लीन हो और सीधा बंदा हो। और मैंने देखा है कि ऐसी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे ऐसे भी हैं, अगर उनका एक आर्टिस्ट चल पड़ता है ना तो उनका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। उनको लगता है कि साले ये आर्टिस्ट से ज़्यादा तो ये मैनेजर आर्टिस्ट है, चाहे से ज़्यादा, हाँ चाहे से ज़्यादा, तो वो फिर आर्टिस्ट फ्लॉप हो जाते हैं, तो फिर धरती पे आ जाते हैं। तो मैंने ये सब अप एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, तो मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी आर्टिस्ट को चलाने में, किसी भी गाने को चलाने में, यू नीड लेबल,
यू नीड प्रॉपर म्यूजिक कंपनी। म्यूजिक कंपनी अगर अपना इतने पैसे कमाती है, वो किसी आर्टिस्ट पे कुछ पैसे डालने के लिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसका भी इंटरेस्ट ये है कि वो आर्टिस्ट चले। तो अगर आर्टिस्ट का और मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉपर सपोर्ट होगा आर्टिस्ट के लिए, वो आर्टिस्ट का जरूर सोचे, बट ट्रांसपेरेंसी होगी डील में, क्लीन डील होगी, तो बहुत लॉन्ग टर्म जा सकता है आर्टिस्ट। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो है, बट उसमें भी आप कोई आर्टिस्ट साइन करोगे, तो आप किस तरीके के आर्टिस्टों के साथ काम करना पसंद करोगे? कि कंपोजर हैं या लिरिसिस्ट हैं या सिंगर हैं या सिंगर सॉन्ग राइटर हैं? मेरे ख्याल से जो शो बिजनेस में एंड जो फ्रंट में आता है वो है सिंगर मेन है मेरे हिसाब से। बट मुझे लगता है कि अभी जो नई लाइफ है ना, नई लाइफ में हमको ऐसे आर्टिस्ट ढूंढने पड़ेंगे जो सब काम खुद करते हैं। सिंगर सॉन्ग राइटर, हाँ, वो हो तो बहुत अच्छा। फिर उसमें क्या है, हमारा काम बहुत कम हो जाता है कि आर्टिस्ट को मालूम है कि मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं आई कैन इम्प्रूव हिज टैलेंट। मेरा जो काम है, जो मैं रियलाइज करता हूँ, अगर आप 50 हो तो मैं 60 कर सकता हूँ, मैं 50 का 100 नहीं कर सकता हूँ। बट वो जो 10 है ना, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 90 हो, मैंने 100 कर दिया ना, तो आप पक्का निकलोगे। वो 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर जब आर्टिस्ट साइन करोगे तो आप उनमें क्या क्वालिटी देखते हो? मैं आज के मैंने अपने सब जितने भी मेरे कंपनी में मैनेजर्स हैं, मैंने उनको ये बोला, यही आर्टिस्ट ढूंढो जो सब कुछ कर सकता है। मुझे मत बोलो कि यार इसमें, खैर वो भी हमें काम आता है। मैंने बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि यार ये अंतरे वाली लाइन तू बिगनिंग में लेकर आ, बिगनिंग की लाइन ये कर वो कर। हम बहुत खिटपिट करते हैं, इतनी खिटपिट करते हैं। अभी हमने एक मराठी पिक्चर प्रोड्यूस की है, हमारे सब मैनेजर उसके ऊपर ऐसे चढ़ के बैठे हैं, माना उस बेचारे को हमने इतना हैरान किया, उसने पब्लिकली बोल दिया, यार मुझे लगा कि ये लोग मुगले आज़म बना रहे हैं। बट वो ही वॉज हैप्पी कि हमने उसको इतना सताया। फाइनली प्रोडक्ट अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एवरीबडी इज हैप्पी। तो मेरे को लगता है कि उतनी मेहनत होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी हूँ या मैं कोई सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ और एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठता हूँ, मैं आप तक पहुँचूँ कैसे? अगर आप आर्टिस्ट हो मेरे, तो आजकल तो बहुत रास्ते हैं, इंस्टाग्राम है, ये है वो है। आप एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे? हाँ, मैं हूँ। तो अगर हम आपको लोग डीएम करें तो आप तंग तो नहीं होगे? बहुत ज्यादा नहीं भेजता मुझे। एक आधा आर्टिस्ट होगा तो यस, व्हाई नॉट। नहीं सर, बट अगर किसी कंपनी के थ्रू आए तो बेटर। पर अगर कोई क्या है ना, प्लीज अंडरस्टैंड कि अभी आज अगर हमारे इंडिया की हमारी पॉपुलेशन 120 करोड़ है, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनको आर्टिस्ट बनना है। करेक्ट। तो उस तक तो मैं नहीं पहुंच सकता हूँ। मुझे कितने आर्टिस्ट चाहिए? 5 चाहिए, 7 चाहिए, 10 चाहिए। तो उसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। हाँ, उसका सोल्यूशन आप बताओ कि हम ऐसी क्या चीज आपको भेजें जिससे आपको ये पता लग जाए कि यार ये मुझे करना या नहीं करना, आप तंग भी नहीं हो। गाना भेजो, जो आप बेस्ट गाना कर सकते हो, मुझे गाना भेजो। एक गाना, एक गाना। अच्छा, मतलब अपनी चॉइस का जो बेस्ट गाना, ओरिजिनल गाना। हाँ, ओरिजिनल गाना, यस। ओरिजिनल गाना आपको एक गाना हम भेजें। एब्सोल्युटली, दैट्स द बेस्ट वे टू। बेस्ट वे। तो जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना, आप लोग सब लोग एक गाना डीएम कर सकते हो और उनको डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और कभी कभी ना, मैं जानता हूँ लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है लोगों के लिए। अगर आपको 15-20 दिन में जवाब नहीं है, इसका मतलब गाना पसंद नहीं आया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना? वरना 15-20 दिन में आदमी जवाब दे ही देता है। करेक्ट, कि पसंद आया नहीं आया और एक्सप्लोर करना सही है। और कोई मैनेजमेंट कंपनी अगर आपके साथ करना चाहती है तो वो तो ईजी है। अपनी कंपनी की डिटेल भेजेंगे और प्रोजेक्ट भेजेंगे। सर, आपके जो गाने हैं, जैसे जब से यूट्यूब आया, तो आज भी यूट्यूब के टॉप 5, टॉप 10 आर्टिस्ट में अलका याग्निक जी नंबर 1 पे, कुमार शानू है, उदित नारायण है, 3-5 पे है। जब से यूट्यूब बना है तब से वो टॉप में सबसे ज्यादा होता है। और उनमें से भी बहुत गाने आपके लेवल के, तो उससे ऑब्वियसली आपको भी फायदा मिला ही होगा। लेकिन साथ में इन सारे गानों के बहुत कवर वर्जन भी बनते हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है और वो कवर वर्जन बना के यूट्यूब पे डालते हैं और वो कंटेंट टेक डाउन हो जाता है। तो उसका क्या किया जा सकता है या क्या करते हैं? क्या आपकी पॉलिसी है? नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को हम सपोर्ट करते हैं। बट अगर कोई आर्टिस्ट बहुत मेरे गाने बना रहा है एंड मैं अगर कभी किसी को बोलूं कि मेरे लिए ये काम कर, तो मुझे नहीं काम करेगा मेरे लिए, तो फिर तो मैं क्यों उसको अलाउ करूं? मैं पहले बड़ा भी बनाऊं और वो मेरे को ही आंखें दिखाए, तो वो हम अलाउ नहीं करते हैं। प्लस बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूज करती है हमारा कंटेंट, तो वी डोंट अलाउ देम। करेक्ट। हम बाकी इंडिविजुअल्स को तो हम अलाउ करते हैं। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल सिंगर हूँ, आप गा सकते, मैं गा के अपना गाना डालूं, तो मोनेटाइजेशन आपका होता है? यस, करेक्ट, या परफेक्ट। बट उसका वीडियो मोनेटाइजेशन उसको मिलता है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिलता। 100% मोनेटाइजेशन आपके पास जाता है, बट आप उसको टेक डाउन नहीं करते हो? नहीं करते। बहुत वेरी गुड, ये मेरे को बहुत जरूरी था। तो सर, मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी से पहले कुछ 20-22 एपिसोड शूट कर चुके, 10 एपिसोड रिलीज हुए।
तो ये सवाल आपसे स्पेसिफिकली नहीं है, क्योंकि आप एक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल के चेयरमैन हो, तो सारे लेबल्स के प्रति एक सवाल है कि हमने सबसे पूछा कि भाई आप म्यूज़िक लेबल को क्या बोलना चाहते हो। तो जैसे मैंने लिखा है, सनी ने कहा कि भाई थोड़ा सा हमको पैसा दो। शेखर ने बोला कि आप बेटर लोग हायर करें जिनको म्यूज़िक की नॉलेज हो। आशीष ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमको थोड़ी सी फ्रीडम मिलना चाहिए, सिर्फ गाने ट्रेंडिंग बनाने का ही मकसद नहीं होना चाहिए, सब बैलेंस होना चाहिए। और हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल है, अपने तरीके से वो काम करता है, तो कभी कभी वो ट्रेंड फिट करने के चक्कर में काम अच्छा नहीं हो पाता है। बादशाह ने कहा कि गाने को कंटेंट के जैसे ट्रीट किया जाए, आर्ट के जैसे, सिर्फ कंटेंट के जैसे ट्रीट नहीं किया जाए, और आर्टिस्टों को भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। दैट्स ये किसने कहा? बादशाह। अरिजीत ने कहा कि सब फेयर है अपनी अपनी जगह पे, और आर्टिस्ट के बैक पे ही कंटेंट होता है। आर्टिस्ट इतना प्रैक्टिकल नहीं होता बिजनेसमैन जितना, कि और बिजनेस जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है आर्टिस्टों से, क्या हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, सब फील करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ एक्चुअली पूरा। एन आर्टिस्ट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल एज अ बिजनेसमैन वुड बी फाइन, but because the business is totally dependent on what has been happening from the artist, however many people might be working, if they all feel that's not fair, then something amiss, they should think about it. अगर आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल है, उसको लग रहा था कुछ तो होगा, सो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। साजिद भाई ने कहा लैंडलॉर्ड्स होते हैं म्यूजिक लेबल्स। आदित्य और पायल लैंडलॉर्ड्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स जैसे ही, हाँ, मतलब समझ गया, मालिक। आदित्य देव एंड पायल देव ने कहा कि उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी सारे गाने किए जो सक्सेसफुल है, वो कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो लेबल से चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम मिले, और हमारे भी जो नई चीज़ें हम करना चाहते हैं उस पर भी विश्वास करें। मोनाली ठाकुर ने कहा कि लेबल्स ऑलरेडी इवॉल्व कर रहे हैं और उन्होंने बहुत एडजस्ट किया है। ऋत्विज है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, काफ़ी फेमस है, उनके उड़ गए गाना बहुत फेमस है, लिग्गी बहुत फेमस है। उन्होंने बोला कि यार एक एजम्पशन है लेबल्स को कि हम लेबल्स के साथ काम नहीं करना चाहते, तो हमको कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा, लेकिन हम ओपन है, हम काम कर सकते हैं लेबल्स के साथ। तो ये उन लोगों का कहना है। तो मैं अब उल्टा पूछ रहा हूँ कि एज अ लेबल आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आर्टिस्टों को समझनी चाहिए जब वो आपके साथ डील करते हैं? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। देखिए, मैं अगर देखिए हमारे पास इंडिया में मुझे लगता है कि आज भी 70% तो शायद फिल्म म्यूज़िक मार्केट ही है, और कभी भी जब फिल्म म्यूज़िक मार्केट अगर नहीं होता है अच्छा, फिल्मों का म्यूज़िक अच्छा नहीं होता है, तो फिर नॉन फिल्म को बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ गाना, नॉन फिल्म के कुछ गाने चल जाते हैं। ये एक बार 80s में भी हुआ था, जब पंकज उधास, अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, ये सब आर्टिस्ट सडनली आ गए थे कि 80s में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एक्शन फिल्म्स आए थे सब, तो म्यूजिक वाला वो दौर चल रहा था, बहुत खराब म्यूजिक आता था। खाली 2-3 जो यश जी थे या राज कपूर थे, सुभाष घई थे, वो उन्होंने अच्छी म्यूजिक बनाते थे, हमेशा फोकस था म्यूजिक एंड रोमांटिक स्टोरीज, वैसी स्टोरीज बनाते थे। तो फिर 90s में एक दौर चेंज हुआ अच्छी, तो उस टाइम पे नॉन फिल्म मशरूम हुआ। फिर 90s में फिल्मों का म्यूजिक अच्छा है, नॉन फिल्म भी थोड़ा अच्छा आया। एक मैग्ना साउंड कंपनी थी जिन्होंने बहुत सारे नॉन फिल्म म्यूजिक किया। सुरेश थॉमस, हाँ, सुरेश थॉमस, शशि गोपाल एंड सुरेश थॉमस। फिर सुरेश थॉमस ने अलग कर ली कंपनी, तो वो एक दौर था। फिर थोड़ा ठंडा हो गया। फिर अभी भी नॉन फिल्म का बहुत अच्छा है मार्केट, आर्टिस्ट अपना खुद का भी कर सकता है बिजनेस। आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। मुझे लगता है कि हम जो म्यूजिक कंपनी है, सुनते 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 इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि थोड़ी पकड़ आ जाती है, समझ आ जाता है कि इसमें क्या जर्म है, कितनी डेप्थ है। म्यूजिक इज अ डेप्थ वाला काम, आपके दिल को छूना चाहिए, दिमाग को नहीं छूना चाहिए। करेक्ट। तो आर्टिस्ट सोचते हैं शायद ऐसे कि म्यूजिक कंपनी सिर्फ पैसा कमाने का सोचती है, दिमाग से सोचती है, बट ऐसा सब जगह कॉमन नहीं है। हम तो दिल से सोचते हैं कि मेरे को कौन सा दिल से बना टच कौन सा गाना कर रहा है, और हम कभी भी स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं लेते हैं। जब मैं किसी के साथ सिटिंग में जाता हूँ तो मैं पहले, अगर मुझे किसी ने 10 गाने सुनाए तो मैं 10 गाने सुनता हूँ। जो मेरा ऑन द स्पॉट रिएक्शन है, मैं अपना टिक मार्क करता हूँ। मैं हूँ या गिरीश है या मेरे कंपनी के जो और कॉलीग्स हैं, उनको भी बता दिया है कि हाउ वी शुड लिसन, एनालाइज म्यूजिक। उसके बाद 1-2 बार और सुनना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा गाना आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। आर्टिस्ट भी अपनी तरफ से राइट हो सकते हैं, मैं आपको बहुत कुछ, और अल्टीमेटली ना गाने के पीछे एक विजन भी होनी चाहिए, मेरे को लगता है।
कभी कभी विजन पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर की भी हो सकती है। आप देखिए संजय लीला बंसाली या राज कपूर, यश चोपड़ा जी, सुभाष जी, कितनी उनकी ब्रेन थी, क्या गाने बनाए उन्होंने, कितनी मेहनत करते थे। एक और एग्जाम्पल बता दो, एक गाना हमने बनाया तो मेरी एक विजन थी, मैंने सिंगर को बोला यार तू ऐसे गा दे, उसने अपने हिसाब से गाया, मैं उसको समझा रहा हूँ 2-3 बार, यार तू ऐसे गा, ये मेरा थिंकिंग है। तो वो लेकिन माने नहीं मेरी बात, तो मैंने बोला काम करूँगा, फिर मैं तेरे से ये गाना नहीं गवाना चाहता हूँ, तू जैसे गाना चाहता है ना, तू अपने लिए मेरे को गाना बना के दे। आई एम नॉट डाउटिंग योर कैलिबर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, आप मुझे गाना बना के दे दो, मैं रिलीज करूँगा जो आपको चाहिए, मैं फ्रीडम, पूरा फ्रीडम, 100% फ्रीडम। ये गाना मैंने अपने, मेरी एक सोच है इस गाने के पीछे, तो अगर ये गाना मेरे हिसाब से गा सकता है तो गा के दे, नहीं तो ये गाना तेरे को मत गा, तू दूसरा गाना बना के दे मुझे, जो तुझे गाना पसंद है खुद, जो तुझे करना है कर। तो फिर अल्टीमेटली थोड़ा अपसेट होगा, थोड़ा सा नाराजगी तो होगी, बट अल्टीमेटली ही सैंग, तो मुझे ठीक लगा, मैंने ओके हो गया, गाना आगे बढ़ा दिया। अगर मेरी विजन आप समझ ही नहीं रहे हो, आप अपने जिद पे हो, जिद नहीं होना चाहिए, ना मुझे करना चाहिए ना आर्टिस्ट को करना चाहिए, और जहाँ जिद नहीं होता है ना वहाँ काम बहुत अच्छा होता है। और मैंने हमारी मोस्टली मेरे ख्याल से भगवान की दया से 90% हमारे गाने हिट ही हुए हैं, जो हमने बहुत मेहनत से बनाए, हम जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो जिद नहीं हुआ है कभी भी। और जो हमारे साथ जिद होती है ना, तो हम उससे फिर दूर हाथ जोड़ते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। करेक्ट। भाई क्या रीजन होना चाहिए ना, आप क्या चाहते हो कि आपको सुपर हिट गाना, अच्छा गाना बनाना है जो पूरी दुनिया को पसंद है, आपकी भी उसमें वैल्यू बढ़ती है, आप भी खुश होंगे। 1 मिलियन किसको अच्छा लगता है कि यार मेरा 1 मिलियन खाली गाना, 100 मिलियन होता है तो आपको 100 लोग आपसे पूछेंगे यार क्या गाना बनाया तूने, यार मजा आ गया। आई थिंक हमें इसको कंक्लूड अगर करें तो कि भाई राइट बैलेंस और कंपैटिबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो किसी के साथ भी अगर कोई काम करे तो। और सर अगर मान लीजिए कोई भी आर्टिस्ट किसी भी म्यूजिक लेबल के साथ अग्रीमेंट साइन करता है किसी भी तरीके का, जी, एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट अग्रीमेंट या लॉन्ग टर्म 10 गानों का अग्रीमेंट या कुछ भी, तो एक आर्टिस्ट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आर्टिस्ट और लेबल की जो रिलेशनशिप है वो कभी भी बिगड़े नहीं और वो लंबी चले? देखिए मेरे ख्याल से अभी वो सब झगड़े हैं भी नहीं, मुझे लगता है अभी सब सेटल्ड है। ये जो IPRS के हमारे जो पीछे 5-7 साल झगड़ा चला, जो 2012 में जो अमेंडमेंट, पहले तो यही था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी आर्टिस्ट, कंपोजर एंड लिरिसिस्ट के माइंड में कि हमारे राइट्स हैं, म्यूजिक कंपनी हमें राइट्स नहीं दे रहे। हमने उनको बहुत समझाया कि आप किसी भी लीगल पर्सन से ले लो, हम नहीं ले रहे हैं किसी का भी राइट, जो लॉ ऑफ लैंड है वी आर फॉलोइंग दैट, बट दे वर नॉट लिसनिंग। बट अल्टीमेटली 12 में लॉ चेंज हुआ, एंड जिस दिन लॉ चेंज हुआ उस दिन मेरा डिसीजन ये था, टिप्स का मैं बोल सकता हूँ कि हमें आर्टिस्ट के साथ सेटल करना है, हमें बहुत फ़ायदा होगा इसका। एंड आप IPRS में आज भी रिकॉर्ड पे ये बात है कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में टेबल किया जाए कि हमारा सेटलमेंट, मैं सेटल करना चाहता हूँ, जो कि फिर कुछ थे वहाँ पर भी, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो आई वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ आर्टिस्ट, हमको मिलजुल के काम करना है एंड सबके लिए होना चाहिए। तो टचवुड एक बहुत अच्छी बात हुई है, IPRS जो 18 में हमने जब उनसे सेटल किया, 50 करोड़ की वो सोसाइटी थी, आज मेरे ख्याल से लास्ट ईयर दे डिड 560 करोड़, 560, इस साल का 700 प्लस का टारगेट है उनका। तो दे आर डूइंग वेरी वेल, सब ऑर्गेनाइज है, दे आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी। इवन इसरा के साथ जो भी था वो भी हमारा सेटल हो गया, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। और अगर 570 करोड़ की IPRS है और टोटल म्यूजिक इंडस्ट्री 3000 करोड़ की है, तो इसका मतलब ये है कि 3000 करोड़ रुपए का जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से तकरीबन 250 करोड़ रुपए कंपोजर और लिरिसिस्ट को जा रहा है IPRS के थ्रू। 570 में से आधा मेरे ख्याल से वो अलग है, क्योंकि हम म्यूजिक कंपनी तो वही पैसे गिनती है जो उनके पास आते हैं ना पॉकेट में, वो अलग है, 300 उनका अलग है, फिर 3300 की इंडस्ट्री होगी, 3300 की इंडस्ट्री होगी। हाँ, बट फिर भी 10% के आसपास जी कंपोजर और राइटर्स को मिल रहा है। और अब उसमें से कुछ परसेंटेज सिंगर्स के पास भी जा रहा है, इसरा की भी सेटलमेंट होगी, PPL और इसरा की सेटलमेंट होगी, है ना, तो वो 51 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, साल का। और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा वो। तो अच्छी बात ये है कि भाई कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिंगर्स, सबके पास पैसा आना शुरू हो गया, और वो पैसा भी कोई 1-2% नहीं है, तकरीबन 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द इंडस्ट्री, और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, इंडस्ट्री जैसे बढ़ेगी और बढ़ेगा। ओके सर, वेरी वेल सेड। मैं सर आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपके हिसाब से गाने को हिट क्या बनाता है, मतलब व्हाट इज दैट, आपके हिसाब से क्या इंग्रेडिएंट होता है जो गाने को एक हिट बनाता है? तीनों चीजें,
कॉम्पोजिशन अच्छी चाहिए, सिंपल लिरिक्स, अच्छे लिरिक्स चाहिए, डीप हो एंड सिंगिंग ऑल्सो, ऑल काउंट्स, ऑल ऑफ इट टुगेदर। और ऑडियो मेन होना चाहिए, ऑडियो अच्छा होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑडियो का मस्ट 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 है। और आप जैसे आपने तो इतना दौर देखा है और हर बार ट्रेंड बदलते देखा है, तो ट्रेंड जो आदमी पहले भांप लेता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो अभी आपके हिसाब से म्यूजिक का क्या ट्रेंड है? क्या आप कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं या आपको लगता है ऐसा ट्रेंड है? अभी ट्रेंड बड़ा कंफ्यूज है। अभी इतने गाने आते हैं, इतने गाने आते हैं, तो मुझे लगता है कि हम कहीं पर खो जाते हैं और हमने एक्चुअली किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया। अगर आप मेरी पिक्चरें भी देखो कि हमने क्या क्या पिक्चरें बनाई है या हमने म्यूजिक भी किया, तो हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। पिक्चरों में तो हम देखते हैं कि सिचुएशन पे भी जस्टिफाई होना चाहिए गाना, और डांस है, रोमांटिक है, सैड है, तो गाना अच्छा होना चाहिए। अभी कल ही मेरी एक फिल्म है, हमने एक साइन किया फिल्म द क्रू, रिया कपूर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपके जो आर्टिस्ट हैं बादशाही, सुपरवाइजिंग, हेल्पिंग हर। करेक्ट। कल मुझे उस लड़की ने मुझे 9 गाने सुनाए, क्या म्यूजिक बनाई है उसने, और मैंने उसको समझाया कि अभी हम सब सिंगल रिलीज करते हैं, तो मुझे प्लीज़ अपने आर्टिस्टों को समझा, बादशाह को बोल कि तेरे को पूरा गाना एक साथ बना के दे, लेट्स रिलीज एन एल्बम। एक 9 गाने का एल्बम रिलीज करते हैं कि पोटेंशियल मालूम पड़े उसमें क्या होगा, लोग एल्बम सुनेंगे, पिक्चर को भी बड़ा हेल्प होगा। एंड शी एग्रीड कि यस, सिंगल नहीं करना चाहिए, तो वो शायद हम करेंगे। तो बहुत अच्छा एल्बम बनाया उसने। और सर जैसे आज से 20 साल पहले एक लेबल होना बड़ी मुश्किल की बात थी, क्योंकि आपके पास पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर आपको फैक्ट्री चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इट वाज लाइक मेकिंग अ प्रोडक्ट, यू नो, बिकॉज एक फिजिकल प्रोडक्ट था। अब डिजिटल आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप घर बैठे कर सकते हो, गाना भी पूरा घर बैठे कर सकते हो, आप राइट्स को भी घर बैठे मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता है कि लेबल्स का एग्जिस्टेंस थोड़ा सा खतरे में? नहीं, इम्पॉसिबल। वो बेचारा आर्टिस्ट एक गाना बना देगा, हो सकता है फ्लूक एक हिट हो जाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए ना आर्टिस्ट को चलाने के लिए, तो कंपनी चाहिए, मैनेजमेंट कंपनी चाहिए, म्यूजिक कंपनी चाहिए, सब चाहिए, और सबके अलग अलग काम है, सबका रोल है बहुत बड़ा। और आप लोग अभी क्या और चीजें कर रहे हो? अगर हम आपसे पूछें कि एज अ लेबल व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इन पाइपलाइन व्हिच यू कैन डिस्कस अबाउट? ऑब्वियसली हम पिक्चरें कर रहे हैं, हमने ये सोचा है कि जैसे बहुत एक्सपेंसिव है, कंपटीशन है, तो हम हमारी जो दूसरी कंपनी है टिप्स फिल्म्स, हम उनके साथ वो पिक्चरें बनाएंगे, म्यूजिक हमें देंगे, जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा वी विल पे देम, एंड वो हम वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, एटलीस्ट वी आर अश्योर्ड कि हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हमारी अपनी कंपनी है, वी आर इन्वॉल्व इन म्यूजिक मेकिंग, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट कंपनी ऑल्सो कि फिल्में बनेंगी तो म्यूजिक अच्छा बनेगा। एंड वी आर ऑल्सो डूइंग रीजनल, पंजाबी, मराठी में हमारा फोकस है कि हम ये 2 लैंग्वेज में भी काफी काम कर रहे हैं। साउथ में भी कर रहे हैं, लेकिन साउथ का मार्केट में सडनली ज़्यादा कुछ हेवायर हो गया वहाँ पर जो प्राइजेस आ रही हैं, एंड वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो क्रिएटिव पे ज़्यादा मेहनत कम कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। दे शुड वर्क रियली हार्ड ऑन क्रिएटिव। और सर जैसे आपने बोला कि पहले CRBT आया था, रेवेन्यू था, अगर आज का करंट स्टेटस देखें और 100 रुपये अगर एक म्यूजिक लेबल की इनकम है, तो उसमें कितना % कहाँ से आता है? डिजिटल 75% है, डिजिटल में यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक और ऑल दैट एप्स, ये सब मिला के, इंस्टाग्राम ऑल्सो उसमें आ गया, सब कुछ आ गया। एंड 25% जो है नॉन डिजिटल, टीवी है, सिंक है, IPRS है, और क्या पब्लिक परफॉर्मेंस है। और आपके हिसाब से क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? मुझे लगता है कि वो जो डिजिटल है थोड़ा और बढ़ेगा, पर मुझे यहाँ भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जो पब्लिक परफॉर्मेंस है जी, वो बड़ा पाया होगा, बहुत बड़ा। ये तो मुझे भी सर लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि वो, मैं कल बात कर रहा था, एक हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं अतुल चूड़ामणि, तो उससे मेरी मीटिंग हुई थी, तो उसने बोला ये 10,000 करोड़ का बिजनेस है। तो फिर मैंने अपने 9 साल से बात की, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पब्लिक परफॉर्मेंस बिजनेस करते हैं, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि सर ये 250 करोड़ का बिजनेस है, हम 2-2.5 हज़ार अगले 5 साल में कर सकते हैं इफ़ इंडस्ट्री की विजन एक हो जाए तो मैं भी बोल रहा था अपने IMM में, बट मैंने उसको बोला कि यार अतुल तो 10,000 बोलता है, तू 2,000 बोलता है, पर बोलता है सर 20,000 करूँगा, लेकिन अपन कुछ रास्ता तो बनाए आपस में, क्योंकि इतने रेस्टोरेंट्स हैं, लाखों में रेस्टोरेंट्स हैं, नोबडी पेज, हमेशा कोई ना कोई केस है। अभी भी हमने 2-3 केस बैक टू बैक विन किए हैं। एवरी कोर्ट सपोर्ट्स अस कि यस दे शुड गेट मनी, बट वो कहीं ना कहीं हमको फिर से उलझा देते हैं। बट एक अच्छी बात हुई है कि एटलीस्ट हम आर्टिस्ट सब एक साइड हो गए हैं।
आर्टिस्ट कंपनीज, तो वो मुझे लगता है इसको भी कोई रोक नहीं सकता। अगले 5 साल में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5,000 करोड़ प्लस का बिजनेस हो जाए पब्लिक परफॉर्मेंस। सर मेरे एक गुरु थे, मैनेजमेंट गुरु, जिनसे मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस सीखा था। वो हमेशा एक लाइन बोलते थे कि डोंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट साइज। मार्केट साइज, करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक की पेमेंट करने की हमको आदत नहीं है। रेडियो पे फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है, स्ट्रीमिंग पे भी पेड यूजर्स कम है। और उसका रीजन भी है कि जो पूरी म्यूजिक का इकोसिस्टम है वो सारे मिलके इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। तो अगर 5 करोड़ की शादी करेगा आदमी, वो कोई ना कोई ढूंढता है, इन्फ्लुएंस ढूंढता है। करेक्ट। हमें फोन आते हैं यार, ये 15 लाख रुपया बिल है या 5 लाख या 7 लाख, जो भी बहुत माइनर है। इवन मेरे भाई ने लास्ट ईयर शादी की ताज में, ही सेड ये म्यूजिक का क्या करेंगे अपन? मैंने बोला कुछ नहीं करेंगे, पैसे भरेंगे। मैंने उससे भी पैसे भरवाए। बड़ी तो मेरे तो सब दोस्त हैं, मैं एक खाली कॉल अवे था, 7-8 लाख जो भी थे भरे हमने। इस साल भी अभी उनकी शादी है, परसों हम सब जा रहे हैं गोवा में। पर पैसे भर यार, तू ये मैं फेवर भी नहीं लूंगा किसी को। 5-7 लाख 10 लाख के लिए कोई फेवर नहीं रहा है, भरो शराबत से। तो 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 2 करोड़ की आप शादी करते हो एंड 5-7 लाख देने में रोते हो। ये ईजिली दे शुड पे एटलीस्ट 10%। आप दारू के लिए 50-50 लाख खर्च करोगे, 6,000 रुपए की प्लेट लेते हो, म्यूजिक आप काउंट ही नहीं करते हो। आई थिंक इट्स अ हैबिट। हाँ, ये लाइफस्टाइल है। हाँ। और सारे लोग अगर मिल जाएंगे तो हैबिट्स भी चेंज होती है। आप म्यूजिक के बगैर एक पार्टी करके दिखाओ। आप दारू के बगैर, खाने के बगैर कर सकते हो, बट विदाउट म्यूजिक यू कांट डू। और मैं तो सर हमेशा से सोचता हूँ, जब मुझे पहली बार पता चला था 2017 में मैंने ऑल अबाउट म्यूजिक शुरू किया था, तो उस टाइम 1200 करोड़ म्यूजिक इंडस्ट्री थी। हाँ, तो मैं शॉक हो गया था पहली बार। मुझे लगा कि है म्यूजिक के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई आदमी जो म्यूजिक नहीं सुनता या यूज नहीं करता हो। तो बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है म्यूजिक के अराउंड, हाँ, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़ी है। बड़ी है। और म्यूजिक इंडस्ट्री सबसे छोटी थी। तो मेरे ख्याल से इसकी जितनी अवेयरनेस होगी, जितने लोग इकट्ठे होंगे, उतना ज्यादा चेंज होगा। और सर आपने, अगर मैं पूछूं कि अभी रिसेंटली 11% स्टेक ऑफलोड किया है टिप्स का, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, उसके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। हम एकदम ट्रांसपेरेंट लोग हैं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं। यस, 11% किया है ऑफलोड। पैसे चाहिए थे टू डू अ फिल्म बिजनेस। हमें बहुत सारे थे कि हम म्यूजिक बिजनेस में पैसे लें, लेकिन हमने म्यूजिक बिजनेस में पैसे नहीं लिए। कंपनी के स्टेक हमने ऑफलोड नहीं किया, हमने अपने पर्सनल दोनों भाइयों ने ऑफलोड किया है 5.5% फैमिली वाइज। एंड ये पैसे हमको पर्सनल आए हैं और हम ये अपना फिल्म म्यूजिक बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी फिल्म बिजनेस, फिल्में बनाएंगे और उसका म्यूजिक का पार्ट तो टिप्स में ही आएगा, टिप्स म्यूजिक में। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था और ये हमारी पिछले 2-3 साल से एक थॉट थी कि हम थोड़े म्यूजिक में जब एक सही मुकाम पे पहुंचेंगे तो वी विल डू दिस एंड वी हैव डन दैट। और सर जैसे मैंने आपको जानता हूँ मैं अच्छे से कि आप थोड़े से अड़ते हो अपने मुद्दों पे, प्रिंसिपल्स पे। और जैसे आपने बताया कि एमजीज शुरू में कुछ प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे रहे थे, आपने बोला कि यार हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम वैसे एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिनके साथ एक 31D का भी केस था। रेडियो के टाइम पे भी आपकी कॉन्वर्सेशन थी। मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री से 5% से ज़्यादा लोग ये 31D समझते भी, जो लेबल्स में है वो तो समझते हैं, आर्टिस्ट मैनेजर्स ये समझते हैं। थोड़ा सा 31D और आपका रिसेंट जो स्ट्रीमिंग के साथ जो फाइट था, जो आप केस जीते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? तो 31D एक लॉ में एक ऐसा क्लॉज है, या मैं थोड़ा आपको पहले बताऊं कि इंडियन लॉ में एक प्रोविजन है कि रेडियो को, एक स्टेशन को आपको लाइसेंस देना है जहां पर आपको बहुत रीजनेबल चार्ज करना है, या तो उसका कॉपीराइट बोर्ड आपको बताएगा उतने पैसे आपको मिलेंगे। तो वो हम पहले ऑल इंडिया रेडियो को देते थे। फिर जब FM रेडियोज हमारे लॉन्च हुए तो उन्होंने वो कोशिश की कि हमें वो मिले, वो रास्ता करने की कोशिश करी उन्होंने। फिर एक 2010 में एक ऑर्डर भी आया था हमारे अगेंस्ट रेडियो कि हमको सिर्फ 2% मिलना चाहिए, जबकि वो ऑर्डर रॉन्ग था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ है। और वो ऑर्डर दे नहीं सकते थे। लॉ में क्लियर लिखा है कि एक ही स्टेशन को देने का, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द FMs। तो वो झगड़ा चला बहुत लंबा। फिर 2012 में जब लॉ चेंज हुआ तो लॉ में ये हुआ कि हमको ब्रॉडकास्टिंग वालों को देना है, सबको देना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली अगर हमारा झगड़ा होगा तो कॉपीराइट बोर्ड डिसीजन लेगा। बट कॉपीराइट बोर्ड गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं। बहुत साल तक हमें बहुत तकलीफ हुई।
तो 2014-15 में पहले हम जो ये स्ट्रीमिंग का भी जो बिजनेस करते थे थ्रू पीपीएल करते थे, एक हमारी जो बॉडी है सब कंपनी वहाँ से करते थे। फिर हमने सोचा कि ये बिजनेस बढ़ रहा है और म्यूजिक कंपनियों का काम क्या है, वो तो बिजनेस करेंगे, सब सोसाइटी काम करेगी तो हम क्या करेंगे। करेक्ट। तो हम लोगों ने ये किया कि हम अभी अपना इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे। तो जब हमारी डील हुई, जितने भी हमारे ऐप्स थे, कि पीपीएल ने सबको चिट्ठी लिखी, ये हमारे लेबल्स हैं, आपको आपका डिसकंटिन्यू ना करो कंटेंट, आप कंपनी से डायरेक्ट डील करो। अगर आपका डील हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई ऐसा होगा कि डील नहीं करना है कंपनी को, आपका सेटलमेंट नहीं होगा, तो आप विद इन 30 डेज कंटेंट पुल ऑफ कर दोगे, आप कंटेंट नहीं चलाओगे। तो जब हमने वो सब अरेंजमेंट कर लिया, ईमेल्स प्रॉपर हो गया, तो हमने नेगोशिएशन चालू करी। तो एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ हमारी 15 महीने तक बात चली, 14-15 महीने हमारी बात चली, और हमारी बात एग्री कर जाते थे, फिर जाके चेंज कर जाते थे। ये सब बातें रिकॉर्ड पे हैं। फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, हमें एक नोटिस भेज दिया कि हम भी 31D में अप्लाई करते हैं, जो कंपल्सरी लाइसेंस जो रेडियो के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, कि वी ऑल्सो कम अंडर दैट, और उन्होंने हमको एक चेक भेज दिया। तो अभी हमारे पास, और ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी ऐप्स की, हर कंपनी को वो थ्रेटन करते थे कि या तो आप डील साइन करो, नहीं तो हम 31D अप्लाई करेंगे आपके ऊपर। तो कंपनियां थोड़े डरते भी थी, बट क्या है, बड़ी कंपनियों का उनको भी गरज थी, तो वो बड़ी कंपनियों से झगड़ा नहीं करते थे, उनका पैसा दिखाते थे। उनको लगा कि ये जो टिप्स है, इट्स अ मिड साइज प्लेयर, हम इनको इसके साथ पंगा लेते हैं, और अगर इसको हमने हरा दिया तो फिर पूरी इंडस्ट्री का ये एक पैटर्न बन जाएगा, एंड वी विल ये सेव हो जाएंगे हम लोग। तो उन्होंने, अच्छा मेरे पास अभी 2 ही चॉइस थी, या तो मैं कोर्ट जाऊं, या तो उनसे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू, यार मेरी गलती हो गई, आप जो पैसे देना चाहते हो दे दो। तो मुझे लगा कहीं पर ये ठीक नहीं है बात, फिर मैं कमाऊंगा क्या, मेरी कंपनी खत्म हो जाएंगे हम लोग सब, पूरी इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, एंड इट्स नॉट गुड। तो मैं फिर कोर्ट चला गया। तो हमने फिर बहुत लंबी फाइट करी, मेरे ख्याल से 2 साल लगे मुझे, बट जो भी उनके पॉइंट्स थे, उनके 10, 12, 15 जो उनके जो पॉइंट्स थे, जज ने हर पॉइंट पे उनको रिजेक्ट कर दिया, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया कि 31D जो रेडियो पे और टीवी पे अगर ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस पे है, इंटरनेट पे नहीं है। इंटरनेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। एंड अगर इवन टीवी और रेडियो के लिए भी एक रूल्स हैं, रूल्स 29, दे हैव टू फॉलो दैट। अगर मैं रेडियो टीवी से भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी कितनी फाइट करेंगे आप, तो हम अभी तक किए नहीं है, बट उसके लिए भी वो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे कंटेंट किसी का भी। तो जब वो केस हम जीत गए नंबर 1, तो फिर लेकिन कोर्ट ने उनको बताया कि आप कुछ पैसे कोर्ट में जमा करो, एंड यू गो फॉर अ अपील, डबल बेंच में आप कर सकते हो। और तब तक उनको लीवे दिया कि चलो कंटेंट आप इमीडिएटली शट डाउन नहीं करो। तो उन्होंने आफ्टर 45 डेज, जो लास्ट डे था, लास्ट डे पे वो डबल बेंच में गए। तो डबल बेंच में फिर चलता गया, तो कंटेंट नहीं निकला था, कंटेंट अब तक भी था। बट 2020 में वो जो एक रेडियो की जो अम्ब्रेला थी उनके पास कि है, वो अम्ब्रेला हट गई, क्योंकि ऑर्डर खत्म हो गया। 2020 तक उनको परमिशन थी ऑर्डर, और रेडियो के नए केसेस वापस चालू होने लगे। तो वो फिर थोड़ा सा उनको लगा कि हम लोग शायद कहीं प्रॉब्लम में नहीं आ जाए, कोई ऑर्डर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने अपना कंटेंट, हमारा कंटेंट उतार दिया। बट अल्टीमेटली फिर 22 में, आई थिंक लास्ट ईयर, हमने उसको भी 2-2.5 साल लग गए, एंड जज ने हमारे फेवर में ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर भी हमारे फेवर में कंप्लीटली रिजेक्ट की उनकी सब बातें, ऑर्डर आ गया हमारे। पहले दिन से वापस पैसा मिला? नहीं, अभी तक पैसा मिला नहीं, बट मेरे ख्याल से अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना है। उनको भी हमारी ज़रूरत है, हमें भी उनकी ज़रूरत है, तो पार्टनर्स हैं, हम बात कर रहे हैं। आई थिंक वी विल सेटल सून। और आपने जब समझा रहे थे ये बात, तो आपने बोला कि रेडियोस को 2020 तक का लीवे था, वो मेरे को थोड़ा सा समझाइए ना मेरे को। 2010 में रेडियो गई थी, रेडियो में जो रेडियो की इंडस्ट्री थी वो गए थे कोर्ट में। तो उनको कोर्ट ने, जो कॉपीराइट बोर्ड था, कोर्ट नहीं थी, बोर्ड था, बोर्ड ने उनको ऑर्डर किया कि 10 साल तक आप कंटेंट यूज कर सकते हो 2%। तो उसको मतलब कि रेडियो जो भी टोटल रेवेन्यू करती है 2% कॉपीराइट ओनर्स को देंगी, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही गलत है। 10 साल तक फ्लैट फी 2% कैसे होगा? 3000 करोड़ की रेडियो इंडस्ट्री है, 2% यानी आप खाली हमें 60 करोड़ रुपए दोगे, तो 60 करोड़ में कैसे? एनी इंडस्ट्री यू सी, कम से कम 30-35% तो होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो आपका कैसे हो सकता है? वो उनका था कि गवर्नमेंट हमें बहुत पैसे ले जाती है। अरे गवर्नमेंट लेती है तो हमने क्या गुनाह किया यार? तो आपको कहीं पर कॉस्ट बहुत है या, तो मुझे लगता है कि चलो 30% नहीं, मिनिमम 10-12-15% तो मिलना ही चाहिए। तो जो इंडस्ट्री को मुझे लगता है 500-700 करोड़ मिलना चाहिए था, वो हमें बहुत तकलीफ हुई। वो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हो गए, इंडस्ट्री पीछे कर दी।
गवर्नमेंट ने। 2020 के बाद चेंज हुआ है कुछ? हाँ, चेंज हुआ है। उसको बोर्ड ने एक हमारे फेवर में कुछ रेट फिक्स किया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो बहुत कम है पैसे जो हमें मिल रहे हैं। और सर आपका एक यूनिक पोजीशन है, आप इंडिया के सबसे बड़े लेबल नहीं हो, लेकिन आपको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, आप एक काफ़ी साइजेबल लेबल हो। आपकी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वार्नर, है ना, और आपने भी रिसेंटली सोनी म्यूजिक पब्लिशिंग के साथ भी कुछ साइन की है। वो डील क्या है सर? देखिए, क्या हमारी जो मार्च 2021 में मार्च में हमारा जो टॉप लाइन था 90 करोड़ का था। 2019 में नहीं, 21 मार्च 2021 एंड मार्च 2023 वी डिड अ टॉप लाइन ऑफ 187 करोड़, डबल से हमने ऊपर ज़्यादा है 2 साल में। तो कहीं पर ऐसा है कि कैटलॉग वाइज वी आर रियली डूइंग वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि हमारी कंपनी साइज़ के हिसाब से अगर मैं करूं, दूसरों की साइज़ बड़ी है तो उनके नंबर ज़्यादा हैं, बट साइज़ के हिसाब से अगर मेरी सेम साइज़ करेंगे तो आई फील आई विल बी नंबर 1। तो मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आगे मुझे लगता है कि आज भी 20-25 साल जो आपने जैसे बोला कि मैं मेरे डेज में, तो आप तो मेरा म्यूजिक की 100% तो आपने मेरा सुना है, तो पले बड़े वो सारा म्यूजिक। हाँ, तो आपके जो बच्चे हैं उन्होंने भी इनडायरेक्टली सुने, तो ऐसे बहुत, तो वो बहुत पॉपुलर है हमारी म्यूजिक जैसे, तो वो हमें बहुत फायदा है। और आई फील कि जो तो आई थिंक ईयर्स टू कम वी विल सस्टेन, वी विल बी इन अ गुड सिचुएशन, आई फील। ओके। और जो ऑडियंस नहीं जानती है, मैं थोड़ा सा उनको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। म्यूजिक लेबल 2 तरीके के बिजनेस करते हैं इंडिया में। इंडिया के सारे म्यूजिक लेबल्स एज अ म्यूजिक लेबल भी काम करते हैं और एज अ पब्लिशर भी काम करते हैं। इंटरनेशनली जनरली पब्लिशर अलग होते हैं, म्यूजिक लेबल अलग होते हैं, बट इंडिया में टिप्स जब भी उस गाने के मास्टर को डील करता है तो दे वर्क एज अ लेबल। जब उस गाने की अंडरलाइंग वर्क्स जो कि कॉम्पोजिशन और लिरिक्स का है उसको डील करता है, देन यू वर्क एज अ पब्लिशर एज वेल। दिस इज अ यूनिकनेस अबाउट इंडिया, क्योंकि वेस्टर्न बाकी बाहर के देशों में ये वाला कल्चर नहीं है, दूसरे अलग कल्चर है। और सर अभी जैसे AI आया है और AI इज चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे आज से 20 साल पहले कंप्यूटर आया था, फिर इंटरनेट आया, फिर फेसबुक आया, यूट्यूब आया। जितनी भी ये चीज़ें आए सबने म्यूजिक इंडस्ट्री का तौर तरीका बदला है और म्यूजिक लेबल्स का भी तौर तरीका बदला है। तो क्या AI भी आपको लगता है कि तौर तरीका बदलने वाला है, या आप लोग यूज़ करना शुरू किया आप लोगों ने? मुझे लगता है बहुत नया है, पर मुझे लगता है इससे फ़ायदा ही होगा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ थॉट्स हैं, अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि सबको पता चल जाएगा बाद में आप जब नेक्स्ट पॉड करोगे नेक्स्ट ईयर पॉडकास्ट, तो फिर बताऊँगा। मुझे लगता है कि फ़ायदा ही होगा उसको इंडस्ट्री से, क्योंकि एक बात अच्छी है कि हमारे इंडियन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कॉर्पोरेट लॉ प्रॉपर है हमारे कंट्री में। आई एम ओनर, नोबडी कैन टच माई म्यूजिक। तो AI हो या कुछ भी हो, कोई टच नहीं कर सकता, आई कैन शट इट डाउन। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने AI यूज़ किया और आपका म्यूजिक लेके उन्होंने कहीं डाला, तो आप उसको शट डाउन कर सकते हो? कर सकता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो ये तो चलो सर बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। मेरा एक और था कि जैसे 90s का म्यूजिक अभी भी चलता है, और आपने बोला कि आपका रेवेन्यू अभी 80 सम करोड़ से 190-100% जंप हुआ है। दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड कॉन्टेंट, नॉट द न्यू कॉन्टेंट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेजरली नहीं, ऐसा नहीं है। 90 से उसके बाद आतिफ असलम आए, अजब प्रेम, रमैया मतलब पुराने कैटलॉग से ऑल दैट। करेक्ट। और अभी रिसेंटली सडनली ऐसा हुआ कि बहुत सारे लेबल्स, बहुत सारे आर्टिस्ट 90s जैसे साउंडिंग गाने बना रही है। मतलब अगर आप यूट्यूब खोलो या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो, तो आजकल तो हजारों गाने रोज निकलते हैं, उसमें बहुत गाने हैं जो बिल्कुल 90s जैसे साउंड कर रहे हैं, और वो गाने भी चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वो दौर वापस आ रहा है कि लोगों को वैसे ही गाने? अच्छा गाना होगा तो चलेगा, ये कुछ नहीं है कि 90s है या 90s आई थिंक स्टिल फ्रेश है। मतलब नदीम श्रवण और वो जो इतना पुराना नहीं है 90s। करेक्ट। और सर अभी तो उसकी जवानी देखो तो फूटी है, देखा जाए तो। अभी तो इट्स अ न्यू यंग, यू कैन से न्यू रेट्रो या न्यू यंग। और सर थोड़ा सा राइट्स का सिस्टम समझा सकते हैं? हाउ डज इट वर्क इन इंडिया? इज इट ओके फॉर यू? हाँ, बताइए क्या मतलब क्या? जैसे अगर हम कोई गाना बनाते हैं, हाँ, उसमें क्या क्या राइट्स होते हैं? हाँ यार, राइट्स में देखिए पहले ना कंपोजर म्यूजिक लिखेगा तो एक म्यूजिक नोट्स बनाएगा। खैर अभी वो म्यूजिक नोट्स एक्चुअली होते हैं, लेकिन हमारे साउंड से या जो बाजा होता है उस पर बना देते हैं।
बट एक्चुअली दैट इज अ क्रिएशन प्लस लिरिक्स राइटर जब भी गाना बनाएगा, गाना लिखेगा पेपर पे, तो वो जो 2 पेपर बनेंगे दैट इज पब्लिशिंग, दैट इज अ मेन। तो ये अभी ओनर है ये दोनों, क्योंकि उन्होंने गाना लिखा है। जब ये दोनों नोट्स लेके आप स्टूडियो में जाओगे तो आप म्यूजिशियंस को बुलाओगे, म्यूजिक वाले अपने गाने बैंड बजाएंगे या कोई म्यूजिक अरेंजर आएगा पूरा म्यूजिक बनाएगा, प्लस सिंगर आएगा उसको गाने को अपलोड करेगा, गाने के ऊपर स्लैप करेगा एंड गाना मिक्स होके फाइनल गाना बनेगा। तो दैट इज़ अ मास्टर रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये जो गाना है इसकी बड़ी वैल्यू है। इसकी जो राइट्स हैं 100% राइट्स इज विथ म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड जो कहते हैं हम लोग। एक होता है पब्लिशिंग राइट्स। पब्लिशिंग राइट्स इंडिया में लॉ है कि इंडिया में जो भी कंटेंट बनेगा उसका ओनरशिप पहले तो ये है कंपोजर, बट इनको ओनरशिप अपनी देनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर देगा, फिर प्रोड्यूसर म्यूजिक कंपनी को ट्रांसफर करेगा, तभी धंधा होगा, नहीं तो धंधा ही नहीं, बिजनेस ही नहीं होगा। एंड इवन जो राइटर्स और कंपोजर्स का भी जब ये न्यू लॉ के बारे में बातें चल रही थी, उन्होंने भी ये कहा था कि आप म्यूजिक कंपनी को ओनर बनाइए, खाली हमें राइट टू रॉयल्टी हमारे पब्लिशिंग राइट्स में मिलनी चाहिए। अब वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, ऐसा लॉ बनाइए। वो खरीद भी नहीं सकते। आपने अगर खरीदा तो आपका गाना ही नहीं है, आप ओनर बन ही नहीं सकते उसके। तो उनका राइट टू रॉयल्टी है 50%, ओनरशिप नहीं है उनके पास, बट राइट टू रॉयल्टी है प्रॉपर। तो वो हमारी सेटलमेंट हो गई, सो दे आर मेकिंग दैट मनी। और सर आपके हिसाब से अभी भी क्या ये राइट्स और इस सिस्टम में कोई गैप है या सब कुछ अभी परफेक्टली चल रहा है? हमारे इंटरनली गैप नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। खाली वो जो राइट्स हमसे जो लेते हैं, जो हमारा कंटेंट म्यूजिक यूज करते हैं, वो नहीं रिकॉग्नाइज करते, वो बहुत झगड़े करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी 2-3 साल लगेंगे, पर ये फाइट खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली। अच्छा, बैक ऑफ द माइंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि पैसे देने पड़ेंगे, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, तो देंगे, तो ठीक है, थोड़ा और बैटल करेंगे। तो आज आप लेबल की तरफ से आए, तो मैं आपको इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के नाम दूंगा, नाम मतलब कंपनी का नाम नहीं, उन पर्टिकुलर स्ट्रीम का नाम, कि उन स्ट्रीम वालों को अगर आप कुछ बोलना चाहते हो अपनी तरफ से। सबसे पहले है आर्टिस्ट, जितने भी तरीके के आर्टिस्ट हैं, अगर आप आर्टिस्ट को कोई कुछ बोलना चाहते हो। नहीं, मैंने आपके 1-2 पॉडकास्ट देखे तो आर्टिस्ट की ये फीलिंग थी कि हम तो समझते नहीं है ये क्या है। उन्होंने जाके IPRS में अपने आप को रजिस्टर करा दिया है, ISRA में रजिस्टर करा दिया है, और उनको पता ही नहीं है हमें पैसे क्यों मिलते हैं, क्या हम कर रहे हैं। तो उनको एक्चुअली समझना चाहिए। एंड वो IPRS से पूछ सकते हैं, ISRA से पूछ सकते हैं। यहाँ आजकल तो लॉयर्स बहुत हैं, पहले तो लॉयर्स भी नहीं होते थे, आजकल तो बहुत लॉयर्स हैं। तो आप लॉयर से पूछ लो, एक बार समझो बिजनेस को, तो आपको लगेगा कि फेयर ही है। वैसे उनके साथ कोई भी अनफेयर चीज़ नहीं हो रही है, बहुत ही फेयर हो रहा है। उनको रजिस्टर करना अपना गाना, सोसाइटी उनका पूरा मॉनिटर करती है म्यूजिक। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमारी जावेद साहब से फाइट होती थी, जब हम झगड़े कर रहे थे 4-5 साल, वो जो लेबल्स सब मिलके और जो कंपोजर्स थे उनको हेड जावेद साहब कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी मैं अपने जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, मैंने बोला आप है ना टेंशन करो ही नहीं, जावेद साहब आपका भला करने वाले। मैं सबको बोलता था तभी, सचिन जिगर हो, प्रीतम, वो सब। तो आप टेंशन नहीं करो, आप काम करो दबा के, आपका भला ही होने वाला है, ज़्यादा सोचो मत। तो टचवुड सबका भला ही हो गया। सर थोड़ा डिफिकल्ट वाला है रेडियो स्टेशंस। रेडियो वालों को समझना चाहिए, रेडियो में हमारे साथ रियली नाजायज़ हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2012 में मैं मिनिस्टर से मिला था, तभी कांग्रेस की सरकार थी हमारी, अंबिका सोनी मिनिस्टर थे। तो हम उनसे, मैं और गणेश जैन गए थे उनके पास कि ये 2% बहुत ही रॉन्ग हुआ है, आप हमारे लिए कुछ करो। शी सेड कि यस, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने माना हमारी बात, लेकिन मैं कुछ करूँगी, मैं देखूँगी आपको आगे मैं हेल्प करूँ। लेकिन फिर तो सरकार ही चेंज हो गई, फिर वो थोड़ा सा हम भी कि रेडियो में हमारी इनकम होगी नहीं हुई, गवर्नमेंट 2 का 4 कर देगी, 5 कर देगी, 60 का 120 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो क्यों टाइम पास करें इतना। तो हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो हमने भी, तभी हम PPL में सब मेंबर्स थे, हमने उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि अब जो करना है आप ही करो। तो मेरे लगता है कि हमारी भी गलतियाँ हैं कुछ, कि लेबल्स ने ध्यान नहीं दिया है रेडियो इंडस्ट्री पे। ओके, कोई भी एजेंसी किसी भी तरीके के जो काम करते हैं, जिनको टिप्स के साथ डील करने का मन है, हाँ करें ना, बहुत अच्छी बात है। सिंक की बात कर रहे हैं आप? कोई भी तरीके के एड एजेंसीज हैं, बहुत सारी वो एजेंसीज। तो अभी हमने तो रिसेंटली, मैंने एक नया बंदा लिया है, किरण डिक्रूज। ही वाज अ वेरी एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस, जो पहले सोनी में थे। एंड अभी आपको तो पता है हमारे CEO भी आए हैं, हरी नायर, ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट। तो अभी तो बहुत ही हम पहुंच रहे हैं एजेंसी के पास, तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा वेलकम है उनको, वेलकम है, प्लीज। जितने भी तरीके के कंसल्टेंट्स हैं, लीगल, फाइनेंशियल, जितने भी तरीके के कंसल्टेंट है इस पूरे म्यूजिक इकोसिस्टम में जो लोग काम करते हैं,
बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो कहीं पर देखो क्या ना, मुझे क्या लगता है कि अगर आप गाना बनाते हो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जो कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, बहुत कम लॉयर ऐसे हैं जो आपसे काम करवाते हैं और आपके फायदे की बात करते हैं। सामने वाला अगर आपसे नहीं कमाएगा तो आप कभी नहीं कमा सकते हो। ये लॉ ऑफ लैंड है। और सामने वाला आपसे भरपूर कमाना चाहिए। आपको ये सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि वो छोटा कमाए। छोटा क्यों कमाए? व्हाई यू आर बिकमिंग सैडिस्ट? ही शुड मेक लॉट ऑफ मनी विथ यू। अगर वो लॉट ऑफ मनी अगर कमाएगा आपसे और आपको अगर वापस नहीं देगा तो वो गधा है, क्योंकि आपकी वैल्यू तो बन गई, आपको कोई और दे देगा। करेक्ट। तो ये मत सोचो कि आपको ये खोलना चाहिए, दिल खोल के बिजनेस करना है और दिल खोल के मेरे से धंधा कर रहा है वो सामने वाला कमाए और उसकी कमाई में हैप्पी रहो, दुखी मत हो। हमारे मोस्टली लोग दुखी होते हैं। जितने भी मैनेजर्स और आर्टिस्ट की टीम में लोग होते हैं जिनसे आपको डील करनी पड़ती है, सेम ही, वो भी सब कंफ्यूज ही करते हैं लोग आर्टिस्टों को। नहीं, कुछ लोग रीजनेबल हैं, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ लोग बड़े गड़बड़ है, तो हम उनके पास जाते ही नहीं है। वो हम दूर से नमस्ते। ओके। OTT प्लेटफॉर्म, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंग, गाना, वो तो झगड़े चलते ही रहेंगे, तो कोई नई बात नहीं है। वो तो वर्ल्ड वाइड वो प्रॉब्लम्स हैं। वो सोचते हैं कि हम पैसे कम करें, हम सोचते हैं हमें बढ़ाना है, तो हम सबको आगे बढ़ना है। पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सबके लिए बहुत अच्छा है। जो अभी जो नया है ना, मे बी शायद ये जो OTT प्लेयर्स हैं मे बी अभी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत 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 अच्छा है। देखिए ना आप टीवी चैनल, आप देखिए जो ये जी, स्टार्स, कलर्स, ये सब आए थे, क्या कमाते थे पहले, कितने लॉसेस में थे। तो एक बार उन्होंने डिसीजन लिया, स्टार कितना लॉस में था, कि चलो कौन बनेगा करोड़पति, हम 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। उस जमाने में जो 10-20 लाख सोच रहे थे, जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके साथ बैक टू बैक उन्होंने 2 और प्रोग्राम, कैसे कितना राइज हो गया बिजनेस। करेक्ट। और माना सैटेलाइट कंपनीज की पैट होती थी 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये सेम चीज हमारे स्ट्रीमिंग में होगी। क्या होगा भाई, पेनिट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, लोग 10 साल आपने नुकसान किया, कितना नुकसान करोगे यार? $1 बिलियन नुकसान करोगे, 8,000 करोड़, क्या है उसमें? 1 साल आपको लग गया तो आपके सब पैसे बाहर। सर अमेज़न, उबर, अच्छा नहीं, लेकिन आपकी वैल्यूएशन तो बढ़ ही रही है ना। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं पर हमारे जो OTT वाले जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना, ये नहीं सोचते हैं, उनको सोचना चाहिए ये। और सर OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उनको छोड़ के भी बहुत प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म है, काफी सारे प्लेटफॉर्म है। उन सारे लोगों के लिए कुछ आपके लिए है कमेंट या सजेशन? मुझे लगता है कि कंटेंट की रिस्पेक्ट करना चाहिए उनको फेयर पैसे दो, दबा के पैसे दो कि वो नया कंटेंट बना सकें। मुझे लगता है दे शुड बी मोर फेयर। ओके सर, कुछ छोटे छोटे पर्सनल सवाल है मेरे। पहली चीज़ तो सर, आप रिजेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं? कि अगर आप किसी के पास जाएं या कोई आपके पास आए और आप उनको कुछ ऑफर दो और वो ऑफर के लिए मना कर देते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हो रिजेक्शन? जब खुश होकर वापस आ जाते हैं, भला होगा, भगवान ने भला किया होगा, और वाकई में होता है भला। हाँ, हम बच गए, हम सोचते हैं हम बच गए। और जैसे आपने बताया कि काफ़ी बार डिफ़िकल्ट टाइम आया आपको, कभी फिल्में एक साथ फ्लॉप हुई है, कभी गाने नहीं चले हैं, कभी बिजनेस ठप हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जितने भी डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं उसमें आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो? कोई ऐसा कुछ है जो आप करते हो जिससे आपको लगता है कि आप... नहीं, पिक्चरें हमने ठीक है 1-2 साल वो था, लेकिन फिर हमने पिक्चरें बनाई ना। जैसे हमने 2002 में या 4 में जो ये सेटबैक आया, तो देन वी थॉट कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चरों की ऑफर आती थी कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, छोटी पिक्चर नहीं करते हैं, अभी साला कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा रोकते हैं। तो रुक के हमने बोला एक काम करते हैं, एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, सीधा बड़ा काम करते हैं। तो फिर बड़ा काम क्या करें, अब्बास मस्तान को, हमारी सोल्जर सबसे बड़ी पिक्चर उसने हमको बना के दी है, लेट्स टॉक टू अब्बास मस्तान। तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने फिर हमको मिड साइज़ पिक्चरें ऑफर कर रहे थे। तो हम बोले आप हमको प्लीज़ बड़ी पिक्चर दो। तो एक दिन सडनली शाम को बोला आप एक स्क्रिप्ट सुनो। तो हमें उन्होंने रेस सुनाई। तो रेस सुनाई तो मज़ा आ गया कि यार ये तो स्टोरी ये चाहिए। तो बोला मुझे 5 लाख अभी का भी राइटर को देना पड़ेगा। हमने फट से उसको 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, चलो ब्लॉक। और रेस हमारे पास पहले से ही टाइटल था, तो हमने बोला ये रेस बनाएंगे। तो उसमें हमको 1-1.5 साल लग गया। पहले हमारी कुछ अलग विजन थी कि ये एक्टर चाहिए, ये एक्टर चाहिए, फिर उसको एक्टर, ये उस ज़माने में बड़ी प्रॉब्लम थी कि मल्टी स्टार किसी को नहीं करनी थी। करेक्ट। तो ये बड़ा हमें प्रॉब्लम आया, हमें कम से कम 1.5 साल लग गया एक्टरों को इकट्ठा करने में।
एंड फिर जब इकट्ठा किया तो हमारे गैप हो गया था 3-4 साल का, तो हमसे एक्टर पूछते थे यार आप कैमरा कैसे यूज़ करोगे, ये क्या करोगे। हमें यार तू कैसी बच्चों जैसी बातें करता है, तो देख लो ना हमने क्या किया काम। तो फिर समझाते थे उनको। एंड फिर बहुत सारा इंडस्ट्री थोड़ी चेंज भी हो गई थी। कुछ नए प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो उनको भड़काते थे, अरे यार क्या पिक्चर बनाएगा ये वो। बट जिस दिन रेस शुरू हुई पिक्चर शूटिंग इन साउथ अफ्रीका में, वी शॉट दैट फिल्म, स्टार्ट किया, वहाँ सेट से जो इन्फॉर्मेशन आया बॉम्बे में सबको, जो इंडस्ट्री को, अरे यार क्या पिक्चर बना रही है टिप्स। और हमने क्या किया, मैंने वहाँ से जो स्टिल्स, मैंने बोला स्टिल्स खींचो, और वो स्टिल्स वाले ने बहुत अच्छे स्टिल्स, हमने बहुत एक अच्छा लड़के को अपॉइंट किया कि तू जाके स्टिल्स बना, लाइक फोटो सेशन जैसे होते हैं वैसी स्टिल्स बना रहा था। तो मैं अपने बड़ी टीवी लगा दी मेरे कैबिन में, उस पर स्टिल्स जो भी फिल्म वाला आता था सबको दिखाता था ये हमारी पिक्चर बन रही है। तो उससे इतने एक्साइटमेंट बिल्ड हुई। एंड फिर जब पिक्चर बन गई, हमने सबने पिक्चर देखी, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। बट वी थॉट कि यार ये जो 6 कैरेक्टर है हमारे पिक्चर में, दे आर नॉट टुगेदर, कभी 2 हैं, कभी 4 हैं, कभी 3 हैं, 6 साथ में नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे करोगे आप। तो एक तो चीज़ होनी चाहिए कि, तो फिर हमने एक गाना बनाया, अल्लाह दुहाई है बेता बिछाइए। वी शॉट दैट वीडियो ऑन 6 कैरेक्टर्स, और वो हमने एंड में प्रोमो में एज अ प्रोमो वीडियो बनाया था वो। उससे मेरे को लगता है कि बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसी कौन सा जेस्चर है किसी इंसान का जब आप देखते हो जिससे आपको वो इंसान पसंद आने लगता है? मुझे लगता है ऑनेस्ट लोग होने चाहिए, साफ बात करे। मुझे साफ लोग बहुत पसंद है कि क्लियर बात करो, यस नो फटाफट बोल दो, पेंडिंग नहीं रखो, फास्टर जो डिसीजन एग्जीक्यूशन करे बोले। सर अभी मेरा ना कुछ सारे सवाल हो गए, लेकिन कुछ हमने कल ऑनलाइन एक पोस्ट किया था, तो उसमें से काफी सारे लोगों ने आपके लिए सवाल पूछे हैं ऑडियंस के। मैं पढ़ता हूँ उसके कुछ सवाल ऐसे भी जिनका जवाब हम दे चुके हैं, मैं खाली पढ़ देता हूँ उनके लिए। व्हाट डज टेकिंग रिस्क्स लुक लाइक फॉर यू? व्हाट आर द एग्जांपल्स वेयर अ रिस्क यू टुक पेड ऑफ एंड एन एग्जांपल इन विच अ रिस्क डिडंट पे ऑफ? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? कि रिस्क लेना आपके लिए क्या है? कोई ऐसा रिस्क आपने लिया था जो काम कर गया, और कोई एक ऐसा रिस्क जो आपने लिया था लेकिन रेस काम कर गई। भगत सिंह जो हमने एक पिक्चर बनाई थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो काम नहीं करी। मुझे लगता है कि हमने वो पिक्चर शायद 10 साल पहले बना दी, 10 साल के बाद बनाते तो बहुत चलती। और उस टाइम 3 फिल्में आई थी, 5 फिल्में, 3 रिलीज हुई थी, 2 तो रिलीज ही नहीं हुई, 5 बन रही थी एक साथ। पता नहीं क्या लोगों को अचानक वो एक ही टाइम पे हुआ, समझ में नहीं पता नहीं क्यों जोश आ गया सबको भगत सिंह बनानी है। एंड आवर पिक्चर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो स्टोरी है एक्चुअली वो है। हम खैर हमें नेशनल अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट ने अवार्ड भी दिया था, एंड ऑल कैटेगरीज, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कैटेगरी में हमें 3 अवार्ड मिले थे। अगला है, टू मी नुसरत फतेह अली खान साहब वाज द लास्ट साउथ एशियन स्टार दैट वाज फेमस बियॉन्ड साउथ एशियन मिडल ईस्टर्न बॉर्डर्स. Do you think the Indian music scene will give room and support for an Indian to emerge as a world music star again? Are you as a label interested in that? If not, what are your interests as a label? Yes, Do you why stand not? for anything in particular? नहीं, why not? उसमें एक अच्छी लाइन लिखी है, apart from money of course. नहीं, क्यों नहीं, अगर किसी आर्टिस्ट में पोटेंशियल है तो जरूर सपोर्ट करेंगे। और आपने बोला भी अगर आप नहीं, और एक आर्टिस्ट चला है अपना, पंजाबी MC करके एक आर्टिस्ट था, करेक्ट वो चला है इंटरनेशनल क्लब्स में उसका गाना चलता था। अगर वो उस स्केल पे, उस हिसाब जैसे स्केल पे कोई नहीं जा पाया। या आई थिंक हमारे म्यूजिक में लैंग्वेज बैरियर है। जो हिंदी गाना बनाते हैं ना, हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती, और हम इंडियंस जो है ना, हम गाना गाते हैं। आप अगर कोई भी गाना अगर आप सुनोगे ना, तो आपके मन में अगर आपको लिरिक्स मोस्टली याद हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा भले मुंह से नहीं गाओगे तो, लेकिन मन में आपके दिमाग में वो गाना चलता रहता है। तो वो वर्ड्स का हमारे इश्यू है इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ। वो भी अब चेंज हो रहा है, अब लैंग्वेज बैरियर थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। मुश्किल है, हिंदी नहीं समझेंगे गोरे। कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा सिस्टम, जिससे कि लैंग्वेज पे फोकस ही कम हो, और धीरे धीरे वो जैसे कोरियन सीखने लगे हैं लोग, मतलब के-पॉप के बाद कोरियन सीखने लगे हैं लोग, क्या ताकि वो गाने समझ आ पाए अट्रैक्शन की वजह से। प्लीज टेल समथिंग अबाउट लेजेंडरी अलका याग्निक, हर कंट्रीब्यूशन फॉर टिप्स। व्हाट इज योर पर्सनल फेवरेट सॉन्ग ऑफ अलका याग्निक? अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित तो हमारे पार्ट है हमारे लाइफ के, तो सब गाने अच्छे हैं उनके, कोई भी गाना खराब नहीं। आपका कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उसका एक गाना है
राजा हिंदुस्तानी में, आए हो मेरे जिंदगी में तुम, बहार बन के। उसकी जो वर्ड्स है ना और जो अलका ने गाया है ना, इतना अच्छा गाया है। मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बन के, वो माना बहुत हिट गाना है। हमने उसके रिंग बैक टोन में हमने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था कि अंतरे से रिंग बैक टोन बनाते हैं, सुपर हिट हुआ था, बहुत पैसे कमाए। अगला सवाल है कि अरिजीत की अनरिलीज एल्बम कहाँ है? वो ये तारसेन को पकड़ो, ये देता नहीं अरिजीत हमको। नहीं, आपने जब उनको साइन किया था। अच्छा, तो वो वाली? हाँ, वो एल्बम तो एक्चुअली पड़ी हो गई कहीं ना कहीं। तो अरिजीत ने रिकॉर्ड किए थे वो गाने? हाँ, कुछ तो किए। तो सर सुनाइए कभी। मैं निकालता हूँ। हाँ, अरिजीत को प्ले करते हैं, क्या हाँ, पता। हाँ, निकालता हूँ। ही माइट लाइक दोस्त। हाँ, निकालता हूँ, है ना। हाँ। थैंक यू भाई, जिसने भी पूछा है, क्या पता ये हो जाए। निकालता हूँ। और अगर ये हुआ तो आपको जरूर उसको थैंक यू नोट भेजेंगे कि इन्होंने पूछा था, उनसे हुआ। हाउ आर यू लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री? और कोई जस्टिन बीबर इंडिया से मिला क्या, या मिल सकता है, या वो इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करे? टॉक्स अबाउट आर्टिस्ट रॉयल्टीज, देयर बिजनेस मॉडल, ये तो हमने बात कर ली। आस्क अबाउट एडवाइसेस टू अपकमिंग आर्टिस्ट, वो भी आपने दिया। देखो, जो म्यूजिक का क्या है फ्यूचर, जब तक ये कान है तब तक म्यूजिक चलेगी। तो अभी कान बंद हो जाएंगे तो फिर अलग बात है, कुछ दूसरा कुछ आ जाए तो। दूसरी बात, जो जस्टिन बीबर इंडिया से हो सकता है, मुझे लगता है कि अभी जो बादशाह, किंग, हनी सिंह, ये जो अरिजीत, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है, पॉसिबल है। और कोई एडवाइस है अपकमिंग आर्टिस्टों के लिए? उनको क्या है ना, जितने भी आर्टिस्ट चल रहे हैं उनको सोचना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए ये क्यों चल रहा है, ये गाना हिट क्यों हो रहा है, उसमें ज़रूर कोई खास बात होगी। करेक्ट। ऐसे नहीं हिट होता है कोई गाना कि आप एक, चलो हो सकता है कि 500 गाने में, 1000 गाने में एक फ्लूक हो, मुझे तो लगता है एक भी फ्लूक नहीं होता है। तो वो अगर वो एनालाइज करें क्यों चल रहा है एंड वो क्या नया दे सकते हैं, तो चलेगा ही चलेगा। आस्क हिम हाउ मेनी आर्टिस्ट बिकम्स ग्रीडी एंड साइन सम कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप्स आज देयर लर्निंग, एंड कैसे आने वाले आर्टिस्ट स्कैम या किसी तरह के ट्रैप से बच सकते हैं? ये तो रूटीन फाइट है, ये तो चलती रहती है। अगर आर्टिस्ट कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसका गाना सडनली हिट हो गया, तो सडनली ही फील्स कि यार मैंने तो सस्ते में साइन किया, तो वो तो झगड़े चलते रहते हैं। देन ठीक है, वो म्यूचुअली। मेरे ख्याल से आप लोग आर्टिस्ट जब साइन करते हैं उनको समझाते ही होंगे कि इसका मतलब क्या है ना। बट नहीं समझते ना। आर्टिस्ट तो सोचेगा कि यार मुझे आपने 1 लाख रुपया दिया गाना गाने का, मेरे 200 मिलियन हिट्स हैं, लेकिन वो तो भूल जाता है ना कि मैंने वीडियो बनाया, मैंने एडवर्टाइजिंग की, कंपोजर को पैसा दिया, वो सब किया, वो सब भूल जाते हैं। पर ठीक है, वो तो रूटीन झगड़ा है, उसमें मैं माइंड नहीं करता हूँ कि ठीक है, अगर उसने कमाया तो ही डिजर्व आल्सो। एंड एक्चुअली हमको भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, उसको पैसे बढ़ा के दे देने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आर्टिस्ट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, टिप्स के साथ साइन करो, वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी पैसे बढ़ा के दे देंगे। हाँ देंगे यार, अच्छा काम कराओ यार, पैसे देंगे। Where do you see the future of tips and the current new labels coming up? मैं अपना बता सकता हूँ, हम बहुत मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, क्वालिटी पे बहुत ध्यान है, एंड वी सी कि हम 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करें, दैट इज आवर टारगेट। तो लेट्स सी अब कहाँ तक हम पहुँचते हैं। जितने लोगों ने शेयर खरीदे उनके भी फायदे हैं, चलो बढ़िया है, गॉड ब्लेस देम। लास्ट सवाल है ऑडियंस का कि टिप्स इतने जायंट म्यूजिक लेबल्स के साथ कैसे कीप अप करता है, क्या स्ट्रेटजी है? कंटेंट, सिंपल, अच्छा कंटेंट बनाओ, मेहनत करो, आप सर्वाइव करोगे। और हमारा टचवुड जो हमने इतने सालों की मेहनत की है ना, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। करेक्ट। 40-45 साल हो गए अब तो। 88 से 25-27 साल इससे ज्यादा हो गया। नहीं, 24 साल तो यही हो गए। हाँ सॉरी, 35 30 24 और नहीं, बट अगर आप 26 एवरेज करोगे, जब प्रेम इज इन 2008, तो 15-20 साल आप अगर एवरेज करोगे तो। करेक्ट। रमैया वस्तावैया इज इन 2013, एंटरटेनमेंट वाज इन 2016, रेस 3 वाज इन 2018। करेक्ट। सर आखिरी सवाल, अगर इस पूरे म्यूजिक इकोसिस्टम में आपको एक चीज बदलनी हो तो आप क्या बदलना चाहोगे जिससे ये सिस्टम बेहतर हो जाए सबके लिए? मेरे ख्याल से कुछ जरूरत नहीं है बदलने की, सब बदल दिया हमने। आर्टिस्टों को रॉयल्टीज दे दी, आर्टिस्टों का सेटल कर दिया, जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनको समझा रहे हैं, उनके साथ रिलेशंस ठीक हो रहे हैं। क्योंकि आज पहले साल झगड़ा होगा, दूसरे साल होगा, अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे को भी तो समझ में आता है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई सडनली चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी एक खाली बात है, मुझे लगता है कि हम जो लेबल्स हैं उनको शायद हर 6 महीने में एक बार मिलना चाहिए।
बट आप लोगों के तो IMI है, लेकिन हम वो कॉमन प्रॉब्लम्स बात करते हैं। तो प्रॉब्लम से ज्यादा हमें बात करनी चाहिए कि हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं। ये जो साला 3,000 पे हम जो ये 10% सोचते हैं कि बढ़ेगी इंडस्ट्री, 15% 20% बढ़ेगी। वाई 15-20%? वाई डोंट वी सी कि 1-2 साल ऐसा बीच में कुछ ऐसा क्या करें जहां 25-25 30% बढ़े। और अगर वो बढ़ती है तो हम, जैसे ब्राजील में हुआ था, कहते हैं कि 2-3 साल में सडनली 2,500-3 हज़ार का हो गया पब्लिक परफॉर्मेंस बिजनेस। एंड चाइना में गवर्नमेंट से बात करके उन्होंने ऐसा किया कि एवरीबडी हैज़ टू सब्सक्राइब। आज से 10-12 साल पहले टीवी इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से बात करके डिजिटाइजेशन का लॉ लाया कि एवरीबडी हैज़ टू गो डिजिटाइजेशन, कुछ ऐसा हुआ था। सीधा 50,000 करोड़ में आया उनको। अगर आज हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कल को 10,000 करोड़ का अगर बिजनेस हो जाए पब्लिक परफॉर्मेंस, तो 1,800 करोड़ तो गवर्नमेंट को भी मिलेंगे ना, GST। करेक्ट। प्लस अगर हम 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाएंगे तो उस पर हम 25% वो भी भरेंगे इनकम टैक्स। एम्प्लॉयबिलिटी 2,500 वो टैक्स मिलेगी। फिर उसमें से जो मुझे डिविडेंड मिलेगा 40% मैं और भरूंगा। तो कितना टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को? करेक्ट। तो आई थिंक वो कहीं पर हम अगर इतने बिजनेसमैन जो हैं, टॉप MDs जो हैं, उनको ये सोचना चाहिए, मुझे लगता है वो सोच। सर आप लोग सिर्फ टॉप के जो 7-8 लेबल है वो 70% रेवेन्यू कंट्रोल करते हैं, और अगर और 10-15-20 को 25 लेबल्स को इंक्लूड कर दें तो 90% रेवेन्यू तो होने के अंदर है। करेक्ट। मैं तो बोलता हूँ कि इतना भी छोड़ो, 25 तो बहुत हो गए। मैं तो बोलता हूँ मुझे भी नहीं लो, चलो ना 3 लेवल तो जो टॉप के उनको तो सोचना चाहिए। मैं अगर 5 पे आता हूँ, चलो मुझे भी नहीं लो, पर आप लोग तो सोचो। करेक्ट सर, इट्स अ वेरी गुड थॉट। और इसी थॉट के साथ आई वांट टू थैंक यू अगेन। थैंक यू। बहुत मजा आया सर। और मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल्स में जो काम करते हैं CEOs होते हैं, उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छी बात ये है कि आप चेंज नहीं हुए। आपने जब से म्यूजिक लेबल का बिजनेस शुरू किया तब से टिप्स के फेस आप ही है। तो आपको पूरी जर्नी भी पता है, ओनरशिप भी आपकी है, तो आप बहुत खुल के जवाब दे पा रहे थे और आपने हमको बहुत सारी बातें बताई। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को फायदा होगा। बोले अच्छी बात है, मेरे से अगर किसी का कोई फायदा होता है तो इट्स गुड फॉर अस, एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।